अबाउट अनमैनेजेबिलिटी, क्योंकि ये एक रियली ऐसा मुद्दा हो जाता है जो ये डिसाइड करता है कि शराबी शराब से दूर तो है, लेकिन वो क्या अभी भी ड्राई ड्रंक है, और रिकवरी की सही डेफिनेशन क्या है। सिर्फ शराब से दूर होना तो नहीं हो सकता, और भी कितनी सारी चीजें हैं। मुझसे शुरू में कहा गया था कि भाई आपका फर्स्ट स्टेप ही है जो हमेशा 100% होता है, तो वो चीज मुझे हमेशा कंफ्यूज करती थी, क्योंकि पहले कदम का आधा हिस्सा है वो कहता है कि हाँ मैं शक्तिहीन हूँ, तो वो तो मैंने माना हुआ है, तभी मैं आज दूर हूँ। लेकिन बात का जो आधा हिस्सा है कि मेरी लाइफ अनमैनेजेबल हो गई थी, है ना, ये हिस्सा मुझे अभी भी कंफ्यूज करता है। तो दोस्तों इसी पर हम बात करेंगे, मोनिका जी के एक्सपीरियंसेस सुनेंगे। तो अभी जैसे अमित भाई ने बताया, कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से रखता हूँ। मीनवाइल मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज क्वेश्चंस पूछने में हेजिटेट संकोच न करें, अपने क्वेश्चंस तैयार रखें और हैंड रेस करते चलें, तो हमको एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी सेशन सुनने को मिलेगा। ओके, सो वेलकम अगेन मोनिका जी, थैंक्स अ लॉट। एक बात थैंक है, यू विवेक, थैंक यू। थैंक यू। एक बात तो है, मैं कह सकता हूँ कि मोनिका जी की सोब्राइटी एटलीस्ट 47 ईयर्स तो रहेगी, बिकॉज उनकी सोब्राइटी डेट इज 24 फरवरी एंड दैट हैपन्स टू बी माई बायोलॉजिकल बर्थडे एंड टुडे एंड एज ऑफ नाउ आई एम 47 ईयर्स ओल्ड। ओके, ओके, सो मूविंग ऑन। सो मोनिका जी, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो बहुत ही कॉमन है कि भाई अक्सर कहा जाता है कि ये जो अनमैनेजेबिलिटी है, ये इंटरनल अलग है, एक्सटर्नल अलग है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि ये इंटरनल कौन सी है और एक्सटर्नल तो फिर भी इजीली समझ में आ जाती है, बट व्हाट अबाउट द इंटरनल अनमैनेजेबिलिटी। जी। थैंक यू विवेक, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग ने मुझे बुलाया, और थैंक यू दैट यू हैव द पेशेंस टू लिसन टू माय आंसर्स। बिफोर आंसरिंग एनीथिंग, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप और अपना अपना अंडरस्टैंडिंग रिकवरी के बारे में आपसे साझा कर सकती हूँ। मैं एए की प्रवक्ता नहीं हूँ। और थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एन ओल्ड टाइमर। हुए तो मुझे ज्यादा साल नहीं है, लेकिन थैंक यू फॉर कॉलिंग मी बैक, इट फील्स गुड, लेट मी बी ऑनेस्ट। ये जो ये जो अनमैनेजेबिलिटी है, इसी मेरे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि मेरा जो शराबीपन है, शराब उसका एक हिस्सा है। सोबर हो जाना मतलब मैंने पीना बंद कर दिया, लेकिन हम लोग, बताया गया है जैसे मुझे और मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है, सोब्राइटी और रिकवरी में बहुत फर्क है। सोबर तो मैं पीने के, यहाँ ए आने के पहले भी कई बार रह चुके, लेकिन यहाँ रिकवरी में आने के बाद ये जो टॉपिक ऑफ अनमैनेजेबिलिटी है, इस पे मेरी नजर पड़ी। अब एक्सटर्नल और इंटरनल अनमैनेजेबिलिटी की जो बात है, मेरा अगर अंदर से अस्त व्यवस्था चल रही है तो ये बहुत कठिन है कि मेरा बाहरी जीवन पूरी तरीके से दुरुस्त चल रहा हो, क्योंकि मेरी जो जबान चलती है, मेरा जो दिमाग चलता है, वो मेरे एक्शंस और एक्शन, जबान और दिमाग, ये इसमें एक रिश्ता होता है हर इंसान का, मेरा ही नहीं, हर इंसान का। अगर अंदर से अस्त व्यस्त है तो बाहर तो होगी ही। और शराबीपन का जब एक बार ढक्कन बंद हो जाए बोतल में, उसके बाद ये जो हम लोग कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर, चारित्रिक दोष, उसको बिल विल्सन ने बिग बुक में बेडेविलमेंट्स कहा है। बेडेविलमेंट्स का मतलब कंफ्यूजन, वेक्सेशन, कंफ्यूजन, धीरे धीरे बातों पे चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, घबराहट होना, ये सारी चीजें मेरी अंदर की अनमैनेजेबिलिटी है। अगर मेरे अंदर ये सब चल रहा है तो मेरा बाहरी जीवन दुरुस्त कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं मैं कुछ बोल दूंगी, कहीं ना कहीं मेरे एक्शन भटक जाएंगे, मेरा दिमाग कहीं और रहेगा, मेरा शरीर कहीं और रहेगा, मेरे जबान से कुछ और चीज निकल रही होगी। इसी तो अंदर की अनमैनेजेबिलिटी, एकाग्रता, और एक सेंटर्डनेस जिसको कहते हैं, वो मुझे रिकवरी देती है। रिकवरी के परंपराएं, रिकवरी के कदम, कॉन्सेप्ट्स मुझे देते हैं, और जब वो ठीक होता है तब जाके बाहरी अर्थव्यवस्था ठीक होती है। वरना मैं फेक इट टू मेक इट में कर सकती हूँ, लेकिन फेक इट टू मेक इट कुछ हद तक काम करता है, आजीवन काम नहीं कर सकता वो। सो देयर इज अ बिग कनेक्शन, इनसाइड आउटसाइड का तो बहुत तगड़ा कनेक्शन है।
तो मुझे अपने अंदर काम करना है। बीमारी मेरे अंदर है, रिकवरी भी मेरे ही अंदर से शुरू होगी। उस पे काम करना बहुत जरूरी है मुझे। नहीं करूंगी तो भाई डेथ वारंट तो मेरा कट चुका है, पी के मरूंगी। और कुछ हो ना हो, पीना तो मैंने बैठे बैठे सालों में यही देखा है कि लोग, मेरे जैसे लोग जो दिग्गज शराबी हैं, जैसे मैं हूँ, आज भी हूँ, बस पी नहीं है, वो पी के ही मरेंगे अगर ध्यान नहीं दिया तो देयर इज, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बाहर एकदम अच्छे से रहूं और अंदर अस्वस्थता चल रही है। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन विवेक? या एग्जैक्टली मतलब ये जो प्रिटेंशन वाली है बात है ना, कि बाहर से मैं अच्छा अच्छा दिखा रहा हूँ, या मुझे लग रहा है एग्जैक्टली ये बात आपने एक बड़ी अच्छी बोली, मैंने काफी कोरिलेट किया कि ये फेक इट टू मेक इट ज्यादा दिन नहीं चलता है, काम नहीं करता। हाँ जी, एग्जैक्टली उल्टे ये ऐसा हो जाता है कि जितने लंबे टाइम तक मैं फेक स्माइल दूंगा, उतना ही मैं अंदर से और ज्यादा चिड़चिड़ा बन जाऊंगा, क्योंकि मैं अंदर से नहीं हूँ, मैं सिर्फ नकली नकली कर रहा हूँ। ये नकली वाला मामला ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। राइट राइट, वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन भी मोनिका जी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भाई मैं सोसाइटी में आ गया हूँ, लेकिन अभी भी जो मेरा डेली रूटीन है ना, वो बहुत ही गड़बड़ाया हुआ है, और मैं बार बार चाह के भी अपने आप को एक्सक्यूज दे देता हूँ कि मेरी सोसाइटी अभी कच्ची है, नई है, मुझे ज्यादा लोड नहीं लेना है, और पैसा वगैरह भी मैं नहीं कमा रहा हूँ, अपनी हेल्थ वगैरह पे भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अब मैं ये कर भी नहीं रहा हूँ, और साथ ही में मुझे इसका गिल्ट भी है कि अरे मैं सही तरह से अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। इसके लिए क्या जी? मैं जब आई थी एए में तो मुझे बताया गया, खासतौर से मेरे स्पॉन्सर, कट्टर स्पॉन्सर हैं, वो मेरे ज्यादा बहाने वगैरह आज तक नहीं सुनते हैं, और हूँ मैं बहानेबाज। तो उनके पास मैं गई और मैंने कहा कि सर, उनने कहा 6 बजे उठ जाओ। आप 6 बजे उठ जाओ? मैं बेरोजगार, घर में कोई खास बात नहीं कर रहा है, मैं 6 बजे उठ के क्या करूं? तो मैं गई और उठा भी नहीं जा रहा था। तो जिंदगी में नियमों का पालन, तो नियम तो इंसानों के लिए बने हैं, मैं थोड़ी ना इंसान हूँ, मैं तो देवी रूप चल रही थी धरती से 2 फुट ऊपर। तो अपने, जब मेरे मन से मेरा जीवन चलता था, जीवन में टाइम, डेट, साल, माहौल उससे नहीं चलाती थी, मेरे मन से चलता था। रिकवरी में कहा है मुझे कि मुझे अपना मन मारना है, मन मारने का प्रोग्राम है। तो मैं गई और मैंने कहा सर, ये जो 6 बजे है ना, उठा नहीं जा रहा है, हो नहीं पा रहा है। तो उन्होंने बड़ा सिंपल मुझे पूछा, हो नहीं पा रहा है या कर नहीं रही हो? उसमें बहुत फर्क है। कौन रोक रहा है तुमको उठने से 6 बजे? हु इज स्टॉपिंग यू? नोबडी। भूख नहीं लग रही, सब खाया नहीं जाता 2 बजे, कौन रोक रहा है? कोई नहीं, मैं अपने मन से। तो ये जो मेरी मनमानी से मैंने जीवन चलाया है ना, तो आज उसी मनमानी की वजह से मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बैठी हूँ। ये कोई जिमखाना क्लब तो है नहीं, ये कोई दिल्ली क्लब तो है नहीं, गोल्फ क्लब, कि यहाँ पर आप बिल्कुल, दिस इज एन अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्लब। यहाँ पर शराब पी के आई हूँ मैं, और यहाँ पर आके मुझे अपनी जीवन में, अगर मैं संयम चाहती हूँ तो संयम में जीवन, उसमें एक्सटर्नल डिसिप्लिन भी लानी पड़ती है। एक आम आदमी क्या करता है? सुबह उठता है, नहा धो के तैयार होता है, अपने काम पे जाता है, खाना टाइम से खाता है। मेरे घर में पुताई चल रही थी और मैंने उन जो लेबर आई थी उससे मैंने बहुत सीखा। नियमित रूप से 1:30 बजे वो लोग अपना काम रख के दीवार की तरफ अपना चद्दर वद्दर बिछा के खाना खाना शुरू कर देते थे। नियमित रूप से आते थे, नियमित रूप से जाते थे, कम से कम बात करते थे, अपना काम करते थे। मैं अपनी मनमानी, मुझे आज भी अगर मेरा एक ढंग का रूटीन टूट जाए तो मुझे 10 दिन लगते हैं उसको दोबारा करने में। अल्कोहलिक्स आर हाईली इनडिसिप्लिन्ड पीपल, अंदर से भी संयम नहीं है, बाहर तो है ही नहीं। तो इसमें मुझे अपने आप पे जोर देना पड़ता है। एक कहावत है, एक हम लोग की स्लोगन है, जिसको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया गया है। वो स्लोगन है, इजी डज इट। इजी डज इट मतलब तसल्ली से करिए, लेकिन ये नहीं कहा है कि इजी डज इट मतलब छोड़ दीजिए, मत करिए, कल करिएगा, है ना। इजी डज इट, उसके बाद हम लोग ने और ऐड किया, बट डू इट, करो। तो मेरा जैसे काम है 10-12 घंटे का है, तो अब मैं अगर इजी डज इट में फंस जाऊं तब तो कुछ होगा ही नहीं काम। तो इजी डज इट बट डू इट, करना तो है।
मुझे ये देख, सबसे बड़ी मुझे लगता है विवेक और जो हम लोग के मेंबर्स बैठे हैं कि मुझे शराबीपन अल्कोहलिज्म है क्या, क्या ये मुझे क्लियरली किसी ने समझाया है? शराब तो चली जाएगी, शराब तो यहाँ बैठे बैठे चली जाएगी, लेकिन क्या मेरी जो जिंदगी इंटरनल अंदर से चलती है, मेरा जो दिमाग चलता है, मेरी जो अस्त व्यस्तता है, क्या मैं उस पर काम कर पा रही हूँ? और वो काम शुरू होता है जब मैं ए में आती हूँ, छोटी छोटी चीजों से। टाइम से उठें, टाइम से नहा धो के तैयार हों, खाना टाइम से खाएं, एक सोने का टाइम निश्चित करें, मीटिंग का टाइम निश्चित करें, मेंबर्स किससे बात करना है उनसे वो निश्चित करें, किससे बात करनी है वो डिसाइड करें। मैं आज तक सुबह उठ के उसी टाइम पे उठती हूँ, चाहे संडे हो चाहे मंडे, और मैं रोज सोचती हूँ कि आज दिन में क्या क्या है, दोस्तों मुझे आवाज नहीं आ रही है, किस टाइम से करना है। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने ऊपर थोड़ा कस के चलना पड़ता है, अपना पुल अप योर सॉक्स, थोड़ा कमर कस के मेहनत तो करनी पड़ती है। डज दैट आंसर? राइट राइट, या थैंक्स अ लॉट मोनिका जी। रियली वो जो मेरा मन कहता है, जो अभी तक के मेरे ओल्ड आइडियाज और कंसेप्ट थे, वो नहीं चलेंगे दूसरे साइड। राइट, एक मेंबर ने अभी पूछा उनको आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक मोनिका जी की आवाज आ रही है ना? और आवाज आ रही है। 2 हैंड रेज हैं हमारे पास में, विनय जी और मनु भाई। ओके मनु जी, ओके आपका मैं क्वेश्चन लेने के पहले एक अभी जो 2 क्वेश्चन पूछे ना मोनिका जी, तो उसी से कनेक्टेड है, उसमें ये क्वेश्चन ले लूं, फिर विनय जी आपका क्वेश्चन लेते। राइट, चलेगा? जी 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 बिल्कुल, ओके जी थैंक है यू। ना, ये इससे कनेक्टेड है, इसीलिए यस मैं ये यस ले यस रहा हूँ। प्लीज। या मोनिका जी, थर्ड एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है विद एन अल्कोहलिक लाइक मी। ये मेरे भी साथ में हुआ था कि बीइंग एन एक्सट्रीमिस्ट, मैं जब आया तो अचानक मैं ए में इतना घुसा कि घर का और अपने बिजनेस का होश ही नहीं है। और फिर कहीं किसी की बात का बुरा लग गया या कुछ रिसेंटमेंट आ गई या मेरी नहीं चली ग्रुप में, तो फिर उसको ऐसा छोड़ा कि पूरा का पूरा घर और बिजनेस में घुस गया। ये ये चीज में एक बड़ा है जी। हाँ, देखिए जब शुरुआत में मैं आई थी तो मैं ए में पूरे दोनों पैर के साथ, मतलब मेरे दोनों पैर अंदर ही थे। तो शुरुआत में एक तो अकेलापन बहुत था और कोई सोशल सर्कल नहीं बचा था, कामकाज भी कम था, मेरा तो था ही नहीं। तो शुरुआत में अगर मैं 2 मीटिंग भी कर लूं, 10 मेंबर से बात भी कर लूं और घुस जाऊं एकदम ए में, तो वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। मुझे वो सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर मैं ए में आके छुप जाऊं अपनी जिंदगी से, तो पहले मैं शराब में छुपी थी, जिंदगी नहीं जी रही थी। जिंदगी जीना क्या होता है? काम, परिवार, सेहत, बाहर के सरोकार, सोशल रिलेशनशिप्स होती हैं, रिश्तेदारी होती है। अगर मैं इन सब से पहले, मैं इन सब से भाग के शराब पी रही थी, अब मैं इन सब से भाग के एक एक कमरे में 4 मीटिंग रोज करूं, 2 मीटिंग रोज करूं, फिर घुस ही रहूं इनमें, तो फायदा क्या है? ए मुझे सिखाता है कि भाई आओ यहाँ पर, जिंदगी कैसे जीते हैं यहाँ से सीखो और बाहर जाके उसको लिव योर लाइफ आउटसाइड। अंदर ए में तो बड़े तमीजदार हैं हम लोग, हेलो जी हेलो ताली बजाते हैं सबके लिए, फिर बाहर कैसे जीना है? रिकवरी बिगिंस एट होम। घर में मेरा सरोकार क्या है? बहुत एक बार मैंने 2 साल सोबर थी, मेरा बेटा रोने लगा, 7 बजे मुझे मीटिंग जाना था, उसको आइसक्रीम खाना था। मैंने एक तमाचा मारा उसको, मैंने कहा जानती नहीं हो मुझे मीटिंग जाना है। और मैंने स्पॉन्सर को अपनी मीटिंग के बाद बताया, सर देखिए मैं इतनी डेडिकेटेड हूँ। सिद्धार्थ रो रहा था, मैंने एक थप्पड़ मारा, हमने कहा मीटिंग जाना है मुझे, स्पॉन्सर से बात करनी है। इतनी जोर के डांट पड़ी थी, उन्होंने कहा तुम्हारी रिकवरी फेल है, जब तुम घर में ही नहीं बिहेव कर पा रही हो, तुमने सीखा क्या है? हम लोग सिखाते क्या है तुमको? यहाँ पर अनकंडीशनल लव, पेशेंस, टॉलरेंस, लोग मेरी बात सुनते हैं, ये सारी चीजें मुझे बाहर जाके बांटनी। यहाँ तो मैं गुड गर्ल हूँ, इतना मुझे पता है, आप लोग मुझे प्यार कर लेंगे। बाहर मैं कैसे हूँ, यहाँ वहाँ मेरी रिकवरी है। थैंक यू। राइट, दैट इज द रियल टेस्ट, राइट, रिकवरी का। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट, बहुत ही अच्छा लगा अभी तक तो। विनय भाई, टॉपिक है हमारा आज का फ्रेंड्स, है ना? आप भी सब लोग हैंड रेज करिए, 2 हैंड रेज है, विनय जी फिर मनु जी। सोब्राइटी में आने के बाद में जो अनमैनेजेबिलिटी है, ये टॉपिक पर हम हैंड रेज करेंगे जी। विनय जी। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू मोनिका मैम। मेरा एक क्वेश्चन टॉपिक से ही डायरेक्टली रिलेटेड है, अनमैनेजेबिलिटी इन लाइफ आफ्टर सोब्राइटी।
मोर स्पेसिफिक टू द पॉइंट कि मतलब फैमिली में अभी भी चीजें अनमैनेजेबल टाइप की हैं, लाइक इवन दो आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ, कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब एक्सपेक्टेशन भी नहीं है मेरी ऐसी कि जो है बाकी लोग समझे कि मैं सोब्राइटी की तरफ जा रहा हूँ या कुछ मैंने शराब से दूर रहना शुरू कर दिया है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बिहेवियर जो है ना फैमिली का वो वैसा ही रहता है जो पहले था और अभी है। वो मतलब उसी टाइप का बिहेवियर रहता है जैसा कि सोब्राइटी में आने से पहले रहता था। तो उसके चलते कई बार ना वापस से जिस इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता हूँ मैं, चाहे एंगर हो या फिर रिजेंटमेंट हो, वो उभर के आने की कोशिश कर मतलब उभर के आ भी गया एक आध बार तो मेरी केस में, और उभर के आने की कोशिश करते। तो इस चीज को कैसे टैकल कर सकते हैं हम? राइट, थैंक्स अ लॉट विनय, विनय भाई जी। थैंक यू विनय। आपको कितने कितने साल आपने पी मैंने अराउंड 15 ईयर्स। और कितने दिन आप कितने साल सोबर हैं? ऑलमोस्ट 1.5 मंथ। थोड़ा तो टाइम देंगे उनको आप, है ना? देखिए, मैं ये एकलौती ऐसी बीमारी है जिससे रिश्ते टूट जाते हैं सारे। अब मैं सोबर हो गई हूँ, उन्होंने मेरे साथ इतनी पेशेंस दिखाई, इतनी पेशेंस। कायदे से तो एक शराबी को घर से एक शराबी के साथ रहना तो एक पागल आदमी के साथ रहने के बराबर होता है। कुछ नहीं पता होता, मेरे घर वालों को कभी नहीं पता होता था कि उनका दिन कैसे जाएगा मेरी वजह से, कि मैं क्या कांड कर दूंगी। उनको नहीं पता था, वो सुबह डरे हुए ही उठते थे। तो मेरी जो सोब्राइटी है उसकी खुशबू फैलेगी घर में, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है उसमें। मुझे ये देखिए, रिजेंटमेंट और एंगर और ये सब जो आप कह रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स को दबाने से नहीं जाएंगी ये। मैं अपना गुस्सा आज की तारीख में भी अगर दबाती हूँ तो कहीं ना कहीं वो निकलेगा किसी और इंसान पे, किसी और परिस्थिति पे निकल आएगा, या वो कल तक मैं कुड़ूंगी फिर। तो इसमें एक तो सबसे पहली बात, आप अपने परिवार को थोड़ा समय दीजिए। दूसरी चीज, आप ये देखिए कि आप अपनी रिकवरी की जो जर्नी शुरू कर रहे हैं उसमें मीटिंग के साथ साथ, आई एम श्योर आप किसी ग्रुप के से जुड़े हुए हैं, शायद इसी ग्रुप से, आप थोड़ा स्पॉन्सरशिप और मेंबर्स की गाइडेंस लीजिए, हाउ टू डील विद इट। गुस्सा और कैरेक्टर डिफेक्ट दबाने से नहीं जाएंगे, खास तौर से रिजेंटमेंट और एंगर। और थोड़ा उनको टाइम दीजिए। उनको आपका शराबीपन पूरे फुल फॉर्म में दिखा है, आपकी रिकवरी भी फुल फॉर्म में दिखेगी, लेकिन धीरे धीरे होगा। सो यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट, है ना? आई थिंक विनय भाई आपको आंसर मिला होगा। रियली ये बहुत ही सही बात है। जितना मेरे केस में मेरी वाइफ ने मुझे झेला है, और उतना तो शायद से अगर वो अल्कोहलिक होती तो मैं कभी झेलता भी नहीं, कब का छोड़ चुका होता। लेकिन वो मेरे सोब्राइटी में आने के बाद भी वो एक अलग तरह का पागलपन था। जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, मेरी वाइफ ने वो भी झेला है हंसते हंसते, है ना? तो इसलिए रियली थिंग्स टेक टाइम। थैंक यू विनय जी। मनु जी प्लीज कम ओवर। मनु जी अगर आप जी। थैंक यू एम आई ऑडिबल? या क्लियरली। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं एक शराबी नाम मनु। विवेक हाय, हाय मोनिका। हाय। मेरे काफी सवालों के तो जवाब आपके अभी तक के सवाल में कवर हो गए, लेकिन रिकवरी में आने के बाद ना ऐसा लग रहा है कि चीजें बिल्कुल मैनेज नहीं हो पा रही है। ए में आने के पहले अभी ऐसा लगता है कि समहाउ ना मैं चीजों को मैनेज तो नहीं कर पाता था, लेकिन मैनिपुलेट जरूर कर लेता था। और आज दिल से मैनिपुलेट करने की इच्छा नहीं होती और कर भी नहीं पाता हूँ, और इसलिए वो चीजें ज्यादा अनमैनेजेबल हो जाती है। तो अभी जैसे आपने पेंटिंग का किस्सा बताया आपके यहाँ, तो एक छोटी सी बात की, जैसे अभी मेरे यहाँ भी दिवाली के पहले कुछ पेंटिंग रिनोवेशन का काम हुआ। एंड मोनिका ट्रस्ट में, आज भी मेरे घर में वो जो सब सामान मैंने सोचा था कि उसको बाहर निकाल के इकट्ठा करके किसी को दे दूंगा, वो वैसा ही पड़ा हुआ है। मैं रोज सोचता हूँ आज करूंगा, कल करूंगा, लेकिन
बड़ा प्रॉब्लम ऐसा हो गया है आजकल कि थोड़ा सा कोई काम करने जाओ तो थोड़ी ही देर में मैं उससे उब जाता हूँ। और सेकंड चीज की फेलोशिप में आने के बाद ह्यूमिलिटी आ रही है अपने एटीट्यूड में, बट समहाउ कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि पीपल आर मिसयूजिंग माई ह्यूमिलिटी और व्हाट की प्रोफेशनल ग्राउंड पे भी देख रहा हूँ, सोशल ग्राउंड पे और इवन पर्सनल फैमिली ग्राउंड पे भी, कि कई बार बहुत ग्रांटेड ले लिया जाता है, या मेरे यूजिंग पीरियड की जो कुछ गलतियां हैं उसका अभी शायद सब लोग बदला लेना चाह रहे हैं या जुर्माना लेना चाह रहे हैं मुझसे। तो बड़ा मुश्किल में हो जाता हूँ कभी कभी। आई होप यू गॉट माई सिचुएशन आई एम गोइंग थ्रू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मनु। मैं आपके सवाल को 2 भाग में डिवाइड करती हूँ। सबसे पहले तो जो आपने अनमैनेजेबिलिटी की बात की है, और दूसरी चीज बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा ह्यूमिलिटी का। अनमैनेजेबिलिटी समझ में आ गई, ठीक है, अस्त व्यस्त, रिश्ते नहीं बन रहे हैं, पैसा नहीं संभाला जा रहा है, सेहत उल्टा पुल्टा चल रही है, परिवार से बन नहीं पा रही है, 50 और चीजें हैं। क्या मैं इस प्रोग्राम में आके ये सोचती हूँ कि मेरी अस्त व्यस्तता बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जाएगी? तो मेरे लिए तो सवाल का जवाब है नहीं। अनमैनेजेबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं तभी मैनेजेबल होंगी जब आप मुझे हर चीज का एंड रिजल्ट बता दो, तब मेरी जिंदगी ठीक से चलेगी, है ना। और एंड रिजल्ट मुझे पता नहीं चल सकता। अब कल क्या होगा, मेरे काम का नतीजा क्या निकलेगा, मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे कि नहीं, पेमेंट टाइम से आएगा कि नहीं, बेटा ठीक से चल पाएगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। अनमैनेजेबिलिटी तो रहेगी थोड़ा बहुत। लेकिन मुझे एक सिंपल चीज जो अपने एक्सपीरियंशियली समझ में आई है, परिस्थितियों को मैनेज करना एक चीज है, उसके लिए लॉजिक चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, शायद कुछ कभी कभी एजुकेशन की भी जरूरत पड़ जाए, कभी ना पड़े। लेकिन जो अल्कोहलिक की एक अनमैनेजेबिलिटी, अस्त व्यवस्था जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो मेरे अंदर चल रही है। तो किसी भी परिस्थिति में मुझे अपने आप को मैनेजेबल रखना है। परिस्थिति तो तब मैनेज कर पाऊंगी जब मैं ठीक से चल रही, जब मेरे ही कदम रिकवरी से दूर चलने लगे या अलग रास्ते चलने लगे, तो परिस्थिति तो चाहे जैसी भी हो तो नहीं ठीक हो पाएगी। इसी दूसरी चीज ये है कि अनमैनेजेबिलिटी से मुझे डरना नहीं है। वाई एम आई स्कैर्ड? या मुझे ये सोच के अनकंफर्टेबल क्यों होता है कि मेरी जिंदगी अनमैनेजेबल हो रही है, जबकि आपने ये सवाल नहीं उठाया है, फिर भी मैं कह रही हूँ। दर्द, कठिनाई, परिस्थिति खराब रहना, खुशी, परिस्थिति अच्छी रहना, ये सब तो जिंदगी में सबके साथ हो रहा है, सबके साथ। जो लोग मुझे देखने में लगते हैं बहुत खुश हैं, इनके साथ तो सब कुछ ठीक हो रहा है, उनके साथ भी कुछ अनमैनेजेबिलिटी चल रही है। तो मुझे ये समझना है किसी भी परिस्थिति में पहले मैं मैनेजेबल रहूं। मुझे मैनेजेबल रहने के लिए क्या चाहिए? मुझे चाहिए स्टेप्स, स्पॉन्सर, मीटिंग्स, प्रोग्राम एंड टूल्स ऑफ रिकवरी। मोटे मोटे टूल्स, प्रेयर, ध्यान लगाना, थोड़ा शांति से बैठ जाना, मुझे ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तब जाके मैं आगे जिंदगी में कुछ कर पाती। डू द नेक्स्ट राइट थिंग। राइट थिंग मुझे पता ही तब चलता है जब मैं अंदर से ठीक रहूं। उसके लिए मुझे प्रोग्राम चाहिए। दूसरी चीज, ये जो ह्यूमिलिटी की बात है, और मैं आपने जिस तरीके से कहा मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ह्यूमिलिटी, मैं जिस परिवार से आती हूँ वहां पैर छुए जाते हैं, वहां बड़ों का बहुत आदर होता है, और पीते हुए और ना पीते हुए मैंने किया है, ये मेरी ट्रेनिंग रही है। जो भी मैंने हल्ला गुल्ला हंगामा किया है वो मैंने सिर्फ अपने माँ बाप के साथ किया है। बाहर तो मैं हमेशा गुड गर्ल थी। पैर छू लिया, तमीज से बात कर ली, लोगों को इज्जत दी, और ये सब चीजें ह्यूमिलिटी नहीं है। दे आर, आई कॉल देम गुड मैनर्स, दे आर गुड मैनर्स। ह्यूमिलिटी इज जब मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लायक हो पाऊं। ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं है कि किसी ने एक थप्पड़ मारा तो आप उसको दूसरा गाल दे दीजिए। ह्यूमिलिटी का मतलब ये है कि आप और मैं दोनों इंसान हैं, किसी एक इंसान को पर्सनैलिटी ना बनाएं, ना मैं अपने आप को पर्सनैलिटी बनाऊं। तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आती हैं। मैं आपको अपना लाइव उदाहरण देती हूँ। आज सुबह की बात है, मैं बहुत जरूरी काम कर रही थी, मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज आया मेरे फ्रॉम माई मदर्स सिस्टर, कॉल मी, इट इज अर्जेंट। अब मैं उस मीटिंग से निकल नहीं पा रही थी। वो एक ही मीटिंग नहीं थी, वो मेरी काम की मीटिंग थी। 4 बार, 6 बार, 5-6 कॉल्स आ गए, कॉल मी, इट्स अर्जेंट, कॉल मी। मैंने किया, आई एक्सक्यूज माई सेल्फ
from the meeting where I was leading the meeting, and I said, क्या हुआ मौसी? She said, गीजर खराब है मेरा. She is not very old. उनके 2 बेटे घर में रहते हैं, उनकी 2 बहुएं घर में रहती हैं. मैंने उनसे बड़े प्यार से बोला, मैंने कहा मौसी विक्की को बता दीजिए, विक्की इज हर सन, वो ठीक करवा देंगे, मैं मीटिंग में हूँ. यू नो, सो आई हैव टू, मुझे कहीं ना कहीं, अब मैं एक पुरानी मोनिका थी जिसको ह्यूमिलिटी लगती थी, हाँ जी बस मैं आ रही हूँ, आप मुझे आधे घंटे का टाइम दीजिए, मैं अभी करवाती हूँ. टुडे आई डोंट डू दैट. मैं कंधे से कंधा मिला के, रीढ़ की हड्डी सीधी, बड़े प्रेम से, जो मुझसे होता है मैं करती हूँ, जो नहीं होता है मैं नहीं करती. लेकिन आई एम नॉट अ डोरमैट, एंड डोरमैटिंग इज नॉट ह्यूमिलिटी. यू नो, अगर मुझे लगता है कि कोई मेरा नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है तो मैं 2 कदम पीछे हट जाती. आई डू दैट. सो ह्यूमिलिटी का मतलब धीरे धीरे इवॉल्व होता है, और इवॉल्व होना चाहिए. और उसके लिए अगेन मेरे 12 कदम प्रोग्राम, मेरी फेलोशिप, मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरी इन्वेंट्री बहुत जरूरी है करना. दैट्स वेयर आई एम एट. डज दैट आंसर योर क्वेश्चन मनु? ओके, आई होप मनु जी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा. दैट ऑल्सो अट्रैक्ट माई अटेंशन टू मोनिका जी की अक्सर एक ग्रुप्स में भी ऐसा हो जाता है कि मुझे किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन एक वो पीपल प्लीजर होने के कारण से मैं जबरदस्ती हाँ में हाँ मिलाता हूँ, लोगों की अनरीजनेबल चीजों को मानता हूँ, और वो फिर किसी न किसी दिन मेरे अंदर वो वॉल्केनो बनता है. राइट, तो लर्न टू से नो, उसमें ये इस तरह की भी चीजें आती है कि गलत चीज के लिए पीपल प्लीजिंग करना इजंट ह्यूमिलिटी. राइट. बिल्कुल. और मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ इसमें विवेक, कि अगर मैं पीपल प्लीजर हूँ तो भाई मुझसे प्लीज कौन है? राइट. सब तो दुखी बैठे थे मुझसे, तो पीपल प्लीजिंग क्या? एग्जैक्टली. मैंने पीपल प्लीजिंग नहीं की. मैंने आपकी हाथ जोड़े हैं बेसिकली, क्योंकि मैंने जिंदगी में गलतियां इतनी की थी कि मैं हाथ जोड़ के बस एक छोटा सा इनविजिबल लो सेल्फ एस्टीम बन के घूमती रहती थी. पीपल प्लीजिंग मैंने, कोई मुझसे खुश नहीं था जब मैं आई थी. सालों साल लगे रिकवरी में मेहनत करने के बाद कि घर में कुछ दर्जा मिले, घर में लोग 2 बात सुन ले मेरी. सालों साल लगे मुझे अपना कहना. सो पीपल प्लीजिंग इज लो सेल्फ एस्टीम बेसिकली, नथिंग मोर देन दैट. एग्जैक्टली. और वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं है, और कहीं न कहीं मेरे अंदर फिर ये बन जाता है कि इतना तो झुक गया हूँ, आप क्या बच्चे की जान लोगे टाइप. राइट. और मैं शांत बैठने वालों में से हूँ नहीं. बच्चे की जान लोगे तो मैं गला दबा दूंगी आपका एक दिन. एग्जैक्टली. वेरी वेल. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन रवि भाई प्लीज. हाय मैम, रवि शराबी. हाय रवि. मेरा मैम ये क्वेश्चन है कि अब जैसे मैं सोबर चल रहा हूँ, तो उन दिनों में मेरा जो मूड है, वैसे पीने के बाद मैं थोड़ा कैसे कहते हैं कि थोड़ा बचपना कल करता था. मतलब वाइफ के साथ उसके किचन में जाके बैठ जाना, उसके हाथ से कुछ खा लेना, या फिर बच्चों को कहीं गाड़ी निकाल के कहीं लेके जाना, और फिर घूमकर कुछ घर के लिए भी कुछ सामान खरीद कर बाहर से ले आना. तो जब ये सोवर के दिन जो मेरे ये जा रहे हैं, 5-7 दिन हुए हैं, अभी मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए घर आए हुए रिएब से, पर मेरा मूड ऐसा हो गया है कि घर वालों को ऐसा लगता है कि यार ये बहुत अभी चुप बैठा है, पता नहीं रिएब में इसके साथ क्या हो गया, पता नहीं कौन सी गोलियां दवाइयां इसको दे दी है. और अंदर से हालांकि मुझे कुछ ऐसा, मेरे अंदर किसी के प्रति कोई रिजाइनमेंट नहीं चल रहा है किसी के लिए, घर वालों के लिए, या बाहर क्या बोलेंगे लोग, मैं फेस नहीं कर पाऊंगा उसका, मुझे ऐसा कोई भी इशू नहीं है. दुकान पे भी, मैं अपनी शॉप पे भी जाता हूँ, वहां भी लोगों को फेस करता हूँ. काफी लोग बोलते हैं कहाँ चले गए, और मेरे ब्रदर ने किसी को क्या झूठ बोल दिया, किसी को बोल दिया इंदौर चला गया है, किसी को बोल दिया है ससुराल चला गया है, किसी को बोलो क्या बोल दिया, मुझे भी नहीं बताया उसने कि मैंने इतने सारे झूठ बोले हैं. अब झूठ उसको भी याद नहीं है किसको कौन से बोले. तो मैंने सबको यही बोला था कि मैं यही था. तो यार बोले आपके भैया ने तो बोला आप वहां गए थे. हाँ मैं गया था वहां, फिर वहां से फिर से अहमदाबाद आ गया, वहां नहीं जमा. तो वो फेस कर लेता हूँ मैं सब लोगों को, ठीक है कैसे बात बनानी है, कोई दिक्कत नहीं. पर अब घर वालों को कैसे समझाऊं कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है. अब मुझे थोड़ा अकेला बैठने में भी ऐसा मजा आने लगा है. और जैसे अभी मैं ऑफिस से आया 9 बजे, और 9:30 बजे वाली ये मीटिंग मैंने अटेंड कर दी, तो मेरी वाइफ मेरे पास में आके बैठी, मैंने हेडफोन लगाए थे,
तो मुझे बोल रही थी मैं भी तो सुनूं, क्या सुनते हो? मैंने बोला तू चली जा, तेरे काम की ये बातें नहीं। तो अब करते क्या हो, अब ये क्या कर रहे हो? आई थिंक चिराग भाई आपका क्वेश्चन क्लियर है ना? हाँ, हाँ इसको जी, कैसे मैं घर वालों को समझा सकूं? आप शराब तो पी नहीं रहे हैं, नहीं, है बिल्कुल ना? नहीं। बस धीरे धीरे घर वाले समझ जाएंगे। बस थोड़ा ध्यान अगर हम लोग दें अर्ली रिकवरी में, देखिए ए से तो जुड़ना पड़ता है, थोड़ा टाइम तो हम लोग को ए में देना पड़ता है, और घर वाले अपने आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ अगेन, आप दोबारा उनकी पार्ट ऑफ लाइफ हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा टाइम अगर आप अपने आप को दे रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो लोग समझेंगे, वो लोग आपको सोबर देखना चाहते हैं, वो आपकी जिंदगी में तहस नहस मचाने के लिए नहीं आए हैं, वो बस आपकी दे आर शोइंग यू लव, वो आपको प्यार दे रहे हैं, है ना? वो प्यार की ही वजह से कह रहे हैं आके बैठो। तो थोड़ा टाइम अगर आप निकाल भी लें अपने लिए अर्ली सोब्राइटी में, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। किसी और अगर 9:30 बजे की मीटिंग है तो उसके पहले आके 2 मिनट आके बैठ जाइए, 5 मिनट आके बैठ जाइए, देयर इज नो कोई सीरियस इशू नहीं है। पीपल एडजस्ट टू माई रिकवरी लाइफ। मेरे घर वाले आज की तारीख में बोलते हैं इनको, हमको बुलाते हैं, इनको अगर बुलाना है तो ये 8:30 बजे से पहले नहीं आएंगे, एंड दे आर ओके विद इट, एंड आई एम ऑल्सो ओके विद इट, क्योंकि 8:30 बजे तक मेरी मीटिंग चलती है। अच्छा, है ना? तो आदि हो जाते हैं। राइट। बिकॉज क्या है कि हम अल्कोहलिक्स होते ही इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं, तो अगर हम रवि भाई अगर हम ठीक से भी बिहेव कर रहे हैं तो उसमें भी उनको लगता है कि ये तूफान के ये अब क्या नया मसला है। राइट। चलिए, थैंक यू रवि भाई, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए विजयराज भाई। विजयराज जी, मैंने अनम्यूट जी बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजयराज है और मैं एक शराबी हूँ। और मेरा एक क्वेश्चन था ओल्ड टाइमर मैडम जी से कि मैडम मैं अभी कल दिन में मैंने सपना देखा कि मैंने शराब पी ली है और मैं रिलैप्स हो गया हूँ, लेकिन उसके जगने के बाद ऐसा होता रहता है पहले भी, अब तो 3-4 महीने में आया ये सपना। और उसके बाद में मैं ड्यूटी भी आ गया, मैं घर भी चला गया हूँ। तो सुबह अचानक मैं किसी का नाम याद कर रहा था तो मुझे नाम याद नहीं आया उसका, तो एकदम मेरे घबराहट बेचैनी हो गई। फिर मैं थोड़ा घर के बाहर गया हवा के अंदर, फिर थोड़ा अंदर आया हूँ तो फिर मुझे एकदम नाम याद आ गया उसका, और फिर मैं एकदम बिल्कुल सही हो गया हूँ। और ऐसा मेरे साथ पहले होता था, जब मैं रिलैक्स होकर सेंटर चला जाता था तब होता था, लेकिन जब मैं सोबर रहता हूँ जब ऐसा नहीं। लेकिन कल अचानक ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो ये किस वजह से होता है? विजयराज जी, देखिए, एक तो शराब का सपना आना, मुझे आज भी 1-1.5 साल में शायद एक बार शराब का सपना आता है, और बड़ा भयानक सा सपना लगता है मुझे वो। कभी कभी मैं ऐसे ही भूल गई, याद ही नहीं है, चलो आ गया। इट्स जस्ट अ ड्रीम यार, कोई बड़ी बात नहीं है। शराबी को शराब का सपना नहीं आएगा तो किसको आएगा फिर, यू नो। तो वो तो ठीक है, वो चलता है। और भूल जाना, और मैं अपने बेटे को देखती हूँ, इकलौता बेटा है, मैं कभी कभी उसकी शक्ल देखती हूँ, वो बोलता है मेरा नाम सिद्धार्थ है, क्योंकि मैं उसका याद कर रही हूँ कि नाम तो नहीं भूल गए से। हाँ, तो कभी कभी होता है ऐसे। इट इज नॉट अ वेरी बिग डील। अब देखिए, छोटी छोटी बात, मोटी, कहते हैं ना हाथी निकल गया है, पी नहीं रहे हैं, अब ये सब छोटी मोटी बातें ये ठीक हो जाती हैं धीरे धीरे। टाइम लगता है हर चीज में, टाइम टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो याददाश्त अगर जा भी रही है थोड़ी बहुत, या घबराहट हो भी रही है, तो होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घबराहट तो देखिए, वो हम लोग अपने आप को ना बहुत सीरियसली लेते हैं कि मेरे साथ क्यों हो गया, होना नहीं चाहिए। किसने कहा होना नहीं चाहिए? हर इंसान को कभी ना कभी घबराहट होती है। मुझे इस फरवरी 17 साल हो जाएंगे रिकवरी में। हर स्पीकर मीटिंग के पहले मुझे सांस चढ़ने लगती है, मुझे खांसी आने लगती है, आई स्टार्ट यॉर्निंग, घबराहट होती है मुझे आज भी। अब होती है तो होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मीटिंग में आके बैठी हूँ, सवाल के जवाब दे रही हूँ, मीटिंग के बाद सोचूंगी यार उसके सवाल में मैं ये पॉइंट जवाब देना भूल गई, वो भी चलेगा, डजंट मैटर। ये तो जिंदगी है, कभी ना कभी तो लगेगी घबराहट, नॉट अ वेरी बिग इशू। ज्यादा सीरियसली मत लीजिए इसको, ये सब चलता रहेगा, ठीक हो जाएगा फिर। थैंक यू विजयराज भाई, थैंक्स अ लॉट मोनिका जी। वैसे एक बात बताऊं, अभी विजयराज जी जब आए उन्होंने कहा कि जी ओल्ड टाइमर जी, मैडम जी, तो मुझे लगा अपन ने मोनिका जी को बुलाया कि प्रोमिला जी को बुलाया।
चलिए आगे बढ़ते हैं जोक सपाट जी। रचना जी प्लीज। हाँ जी, thank you so much, Vivek and Stepping Stones. Hi, Monica. So good to hear you and your answers to all the questions. एकदम सटीक तरीके से आप बात करते हो ना, मजा आता है एकदम, ऐसा बिल्कुल दिमाग खुल गया टाइप। मेरा नाम रचना और मैं रिकवरिंग अल्कोहलिक हूँ और अच्छा लग रहा है ये मुझे बोलते हुए। और आज बहुत दिनों बाद इस ग्रुप की मैं मीटिंग कर रही हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है इमोशनल अनमैनेजेबिलिटी की तरफ, कि मेरी डिपेंडेंसी मेरे स्पाउस पे, मेरे हस्बैंड पे बहुत है यार। मतलब बेचारा परेशान हो जाता है और इमोशनली में मतलब पता नहीं वो कुछ बचपन के इश्यूज हैं, कुछ बात अटक गई है, सुई अटक गई है, पता नहीं क्या। अभी होगा धीरे धीरे सॉल्व, स्टेप वर्किंग में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी। आई अंडरस्टैंड और आई रियली ट्रस्ट दिस प्रोसेस कि ये जब पूरी 12 स्टेप होगी तो डेफिनेटली मैं एक अलग इंसान होंगी। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में डेफिनेटली मैं कुछ न कुछ टूल्स को यूज करके कैसे सतर्क रह सकती हूँ, अलर्ट रह सकती हूँ कि इस इमोशनली अनमैनेजेबल जो मेरा लाइफ है उस पर मैं कैसे काम कर सकूं धीरे धीरे भले ही। सो कुछ सुनना चाहूंगी आपसे। थैंक यू। Thank you, Rachna, and absolutely wonderful to hear from you after a long time. ये जो डिपेंडेंस की आप बात कर रही हैं, इसके बारे में हम लोग के बिग बुक में लिखा है कि देखिए, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस से मैं देखूं तो कहते हैं ना, अल्कोहलिक एक बड़ा इमेच्योर, चाइल्डिश, ग्रैंडियोस इंसान होता है। आई ऑलवेज लुक फॉर प्रोटेक्टर्स। मैंने हमेशा ऐसे लोग ढूंढे, या तो जिन पे मैं अपनी चला सकती थी अच्छे से, मैं बॉस और आप नहीं, या तो आप प्लीज मुझे बचा लो, मुझे प्रोटेक्ट करो, मुझे ढंग से रखो। तो ये दोनों तरीके, जब मैं इन दोनों तरीकों में रिश्तों में दबाव आता है, उसमें लोग ब्रेक होते हैं कि भगवान ने मेरे जो कंधे दिए हैं ना, वो कंधे सिर्फ मेरा भार उठा सकते हैं इमोशनली। और फिजिकल डिपेंडेंस तो ठीक है, मैं इमोशनल डिपेंडेंस की बात कर रही हूँ कि आप मुझे बताइए, आप मेरा मूड ठीक रखिए, आपने ऐसे क्यों बोल दिया, अब मेरा मूड खराब हो गया, किसी ने पूछा नहीं। ये सारी चीजें बड़ी इसको हम लोग कहे, बिग बुक में लिखा है कि जब अल्कोहलिक पे सर्वे किया गया तो वी वर फाउंड टू बी मैच्योर, मेच्योरिटी लेवल ही नहीं आई है। इसमें हम लोग का एक तो 12 कदम काम करते हैं, दूसरी चीज इसमें हम लोग का एक 7th ट्रेडिशन है, वी आर सेल्फ सपोर्टिंग थ्रू आवर ओन कॉन्ट्रीब्यूशंस। इसको मैं रिश्तों में अप्लाई करूं, क्या मैं सेल्फ सपोर्टिंग हूं फाइनेंशियली? ठीक है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्या मैं जो अपने मूड्स की जिम्मेदारी पूरी तरीके से लेती हूं? क्या मैं अपने एक्शंस की जिम्मेदारी पूरी तरीके से लेती हूं? क्या मैं आप पे ही पूरी तरीके से निर्भर हूं कि आप मुझे ठीक रखिए? मेरी शराबीपन का एक जो पहलू है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, इसीलिए मैंने हमेशा ब्लेम गेम रखा है, चाहे वो अच्छा ब्लेम हो चाहे बुरी तरीके से, कि उनकी वजह से मैं खुश हूं, उनकी वजह से मैं दुखी हूं। ये स्विच जब तक मैं वापस नहीं लूंगी तब तक मेरी डिपेंडेंस नहीं जाएगी। और रिकवरी के जो 12 कदम है वो तो कहते हैं द अल्टीमेट डिपेंडेंस इज ऑन अ पावर ग्रेटर देन आवरसेल्व्स, और पावर ग्रेटर देन आवरसेल्व्स या गॉड। अब मैं जब आई थी ए में तो मेरा भगवान से सारोकार नहीं था, ये नहीं था कि मुझे पसंद थे नहीं पसंद थे, मानती थी गुस्सा थी, कुछ था ही नहीं सारोकार। भगवान है अपनी जगह, मैं हूँ अपनी जगह, भाई वो अपना काम करे, मैं अपना करूंगी यार, जैसे भी मेरा मन करेगा। तो मैंने पहले गुड ऑर्डरली डायरेक्शन पे काम किया। जो मेरे स्पॉन्सर थे और आज भी हैं, उनसे मैं जब लगातार बात करती हूँ, मैं अपने मुद्दे पेश करती हूँ, तो वो मुझे एक हल बताते हैं। वो हल मुझे अपने पैरों पे खुद खड़े होने की शक्ति देता है, मुझे सक्षम बनाता है, वो मुझे प्रोग्राम देते हैं। उसको जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तब मैं अपने पैर पे अपने आप खड़ी हो सकती हूँ। देखिए, कभी भी पास की एक बेंच है अगर, तो उसके 2 पैर होते हैं सीधे खड़े, उसके ऊपर एक स्लैब रखा जाता है, तब वो बैठने लायक एक दुरुस्त स्ट्रक्चर बनता है। अगर वो 2 पैर एक दूसरे के ऊपर टिके रहें तो वो तो बेंच खड़ी नहीं हो सकती। वैसे ही मेरे रिश्ते मैंने देखा है, जब जब मैं डिपेंडेंट हुई हूँ लोगों पे किसी भी तरीके से, अनहेल्दी डिपेंडेंस जिसको कहते हैं, घुस जाना या दूसरों की सलाह जबरदस्ती
देना मांगना, एकदम घुसे रहना, तब मेरे रिश्तों में दरार आती है। लोग मुझसे थकने लगते हैं, मैं वैम्पायर बन जाती हूँ, मैं उनकी एनर्जी चूस लेती हूँ सारी, आई बिकम एन इमोशनल वैम्पायर। तो वो उसमें स्टेप्स काम करते हैं और उसमें अपनी इन्वेंट्री बहुत काम करती है। भाई मैं देखूं कि मेरी दूसरे लोगों से कहाँ उम्मीद है, क्या उम्मीद है, मैं हावी हो रही हूँ क्या उन पे। मैं लीच जैसे चिपक जाती हूँ कभी कभी लोगों से, और मैं खून चूसने वाला काम करने लगती हूँ अगर मैं सतर्क ना रहूं। इसमें हम लोग का पूरा प्रोग्राम काम करता है। इन्वेंट्री लेना बहुत जरूरी है। 5th स्टेप, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th स्टेप, व्हाट कुड आई हैव डन बेटर, 11th स्टेप, इन्वेंट्री। इसमें बहुत जरूरी है हम लोग को इन्वेंट्री लेना, तब जाके ठीक होता है ये रचना। इट्स अ प्रोसेस। थैंक यू। राइट। थैंक्स अ लॉट मोनिका जी। आई थिंक रचना जी आपको आंसर मिला होगा। 12 and 12 में शायद इसके बारे में बहुत अच्छे से लिखा गया है कि या तो हम एकदम कंट्रोलिंग एटीट्यूड में हो जाते हैं और या फिर हम बड़े पॉजिटिव हो जाते हैं कि बस मेरी ही केयर करो और आप करो ही सही। एंड व्हाट अ ग्रेट कोइंसिडेंस मोनिका जी, मेरे सर्विस स्पॉन्सर जब 7th ट्रेडिशन पढ़ा रहे थे मुझे, मतलब हम लोग कर रहे थे, तो उन्होंने एग्जैक्टली इसी तरह का एग्जाम्पल दिया था कि हाउ यू अप्लाई दीज ट्रेडिशंस इन योर पर्सनल लाइफ। तो वास्तव में बड़ा इम्पोर्टेंट है। किसी नए शराबी को या इस फर्क में ये लग सकता है कि ट्रेडिशंस मेरे क्या काम के हैं, वो तो बात की बात है, बट दे बिकम वेरी रेलेवेंट अगर मैं ओपन माइंडेड हूँ तो। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं जी, अमित भाई प्लीज। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ दोस्तों आपको स्वामी शक्ति ने मेरा नाम अमित है। मेरा प्रश्न ये था, अच्छा विवेक भाई मेरे से पहले अभिषेक भाई का हैंडल था। अच्छा ऐसा है क्या? ओके, हम पहले उनका क्वेश्चन लेते हैं जी। अभिषेक भाई आपको मैंने अनम्यूट दी प्लीज। Thank you. Hi everyone, Abhishek Alcoholic. Hi Rachna ji. Rachna ji, मेरा क्वेश्चन था when is the good time to for someone to start working on the steps or take a small step? For example, if someone is in his early recovery, like 10 days or 20 days, so shall they wait for some time, or they can start working on the steps by taking a sponsor? There is no specific time. The sooner you do it, the better it is. स्पॉन्सर लेना, स्टेप्स करने की कोई टाइमलाइन नहीं होती है। मुझे स्पॉन्सर की जरूरत पड़ती है, एक मार्गदर्शक की जरूरत तो पड़ती है जैसे ही मैं रिकवरी में आती हूँ। स्पॉन्सर क्या है, कौन होते हैं, क्या क्राइटेरिया है, उसकी एक पैम्फलेट है हम लोग की, ऑनलाइन भी है, या अगर आप किसी अपने होम ग्रुप के यहाँ मेंबर से पूछ ले, मे बी विवेक, दे कैन गिव इट टू यू। लेकिन स्पॉन्सर आप लीजिए और स्पॉन्सर फिर आपसे स्टेप्स कराएगा। मे बी ही विल आस्क यू टू वेट फॉर सम टाइम, कि थोड़ा और स्टेबिलिटी आ जाए, लेकिन वो फिर उनके हिसाब से वो जैसे कहें आप करिए। सो इट इज नॉट अबाउट यू हैव टू वेट, द सूनर यू डू इट द बेटर। हम लोग अस्पताल जाते हैं तो वेटिंग रूम में बैठे नहीं रहते हैं। वी गेट अ कंसल्टेशन एंड वी ट्राई एंड सी द डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स विद AA ऑल्सो। थैंक यू। वाह, बहुत ही अच्छा कोरिलेशन यहाँ पर भी आपने बताया मोनिका जी, बिकॉज आफ्टर ऑल वी कॉल इट डिसीज, राइट? So definitely, disease is a disease. The better you go for its cure, the better it is. Thank you. जी, अमित भाई प्लीज। जी थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने शक्ति ने मेरा नाम अमित है। मेरा प्रश्न ये था कि ये जो मेरी अस्तव्यस्तता है, आंतरिक अस्तव्यस्तता, बेसिकली इमोशंस, और इसके बाद है कदम दूसरा तीसरा, और ये भी कह रही है कि मेरी एक हायर पावर होगी जो कि मुझे मेरी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। लेकिन मैं तो मैं मानता हूँ कि ये तो किसी हायर पावर का ही काम है जिसने मेरी किस्मत ये खराब करी है। मेरी जो चीजें मैं मिस करता हूँ, जो इमोशनल हैंगओवर्स मुझे आते हैं, या कभी कभी इमोशनल रिलैप्स हो जाता हूँ मैं, ये उसी की वजह से है। तो मैं आगे कैसे बढ़ूं? गुड ऑर्डरली डायरेक्शन अमित। जैसे कि मैंने शेयर किया था थोड़े कुछ सवाल पहले कि मैं जब आई थी तो भगवान से मेरा कोई सरोकार नहीं था। मुझे लगता था यार अगर ठीक ही करना होता है इनको तो पहले ही ठीक कर दिया होता, यहाँ तक क्यों ले आए।
एंड ऑफ, मैं तो बिल्कुल लो रॉक बॉटम, ना नौकरी ना शादी, कुछ भी नहीं बचा था, सेहत भी नहीं बच रही थी। तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, बताइए एट द एज ऑफ 35, सो जब मैं आई तो मुझे बताया गया नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, GOD, डायरेक्शन समझ में आ रहा है? हाँ जी समझ में आ रहा है। डायरेक्शन कौन बताएगा? स्पॉन्सर बताएंगे। डायरेक्शन है क्या? यहाँ के 12 कदम। करने के लिए तैयार हो? हाँ जी, कर लो। गॉड तो आते रहेंगे, भगवान मेरे पहचानने, मैं भगवान को ना पहचानूं तो क्या वो गायब थोड़ी ना हो जाएंगे? वो है या नहीं है, विश्वास है या नहीं है, स्टेप्स तो करके मैं देख रही हूँ। यहाँ जो सोबर मेंबर्स बैठे हैं, मेरे जो दोस्त हैं, कई उनमें से 30, 45, 50 साल, 48 ईयर सोबर में मिलके आई हूँ, वो तो स्टेप्स करके कह रहे हैं कि यार भगवान मिल से थोड़ा कॉन्शियस कांटेक्ट हुआ तो मैं स्टेप्स ही शुरू कर दूं। दैट इज द वे। मैं जब आई थी तो मुझे नहीं विश्वास था यार, तो लोग कहते हैं स्टेप 3 में भगवान पे विश्वास हो गया, मुझे तो नहीं हुआ। तो मैंने अपने स्पॉन्सर से बात रखी, मैंने कहा सर ये हायर पावर, गॉड, ये सब क्या मतलब, आई डोंट अंडरस्टैंड इट, तो उन्होंने कहा मत करो विश्वास, तुमको 12 कदम करना है। हमने कहा हाँ, कैसे कर लो, उसके बाद तुमको जो समझना है समझो, और उसी से हम लोग उसी से ठीक हो जाओ, बहुत बड़ी बात है ना। तो यू डोंट हैव टू गेट हंग अप ऑन गॉड एंड हायर पावर। नहीं समझ में आ रहा है तो स्टेप्स फिर भी करते रहिए। ए को हायर पावर मान लीजिए, स्टेप्स को हायर पावर मान लीजिए, वो ठीक कर देगा आपको। समझे अमित? जी थैंक यू ओके, थैंक यू। थैंक यू अमित भाई, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अनिल भाई जी। मेरा नाम अनिल है और मैं एक शराबी हूँ। मेरा थैंक सवाल यू। ये है कि जैसे कि मेरे को अभी कुछ साल यानी कि कुछ दिन ही हुए हैं, 1 साल 3 महीने के आसपास हुआ है ऐसे जुड़े हुए। जब स्टार्टिंग में मैं आया था तो मैं लगभग 8 से 9 महीने मेरी रिकवरी रही और मैंने स्पॉन्सर लेके स्टेप वर्क भी 7 स्टेप तक मैंने किया था। लेकिन उसके बाद जब मैं रिलैप्स हुआ तो मेरा रिलैप्स अभी तक कंटिन्यू यानी कि ऐसे चल रहा है। मैं मीटिंग भी करता हूँ कंटिन्यूस, और कुछ टाइम बाद में फिर से रिलैप्स हो जाता हूँ। और उसका रीजन ये रहा है कि मेरे को ये भ्रम की स्थिति पैदा हो गई कि मैं मैनेज करके ले सकता हूँ, और कहीं ना कहीं वो कंटिन्यू मैनेज वाला चल भी रहा है मेरा। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो मेरे को इससे कैसे निकलूं मैं, या कैसे बचूं इस चीज से। और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि मेरी जॉब में मेरी सुपीरियर ऑथोरिटी है, तो कई बार मैं उनके साथ पहले अल्कोहल लेता था, तो ना कहना नहीं आता मेरे को उनको। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे संबंध या रिश्ते खराब हो जाएंगे उनके साथ अगर मैं उनको ना बोलूंगा तो इन 2 सवालों के प्लीज थोड़ा सा मुझे बताइए। बिल्कुल, देखिए रिलैप्स हम लोग का जो होता है उससे निकलना, शराब को तो शराब ही छुड़ाती है। नो ह्यूमन पावर, कोई स्पॉन्सर, कोई इंसान, कोई फेलोशिप मिलके किसी की शराब नहीं छुड़ा पाई आज तक। शराब तो तभी छूटती है मेरी जब मैं परेशान हो जाती हूँ बिल्कुल। अगर मैं परेशान ही नहीं हूं तो फिर छोड़ना क्यों? अब अगर आप छोड़ने के का मन बना रहे हैं तो मुझे तो कहा गया था घुटने के बल जाके भगवान से कहो हेल्प मी, मुझे इच्छा, मुझे विलिंगनेस दो। विलिंगनेस को हिंदी में क्या कहते हैं? आई एम नॉट श्योर, विवेक मे बी यू कैन हेल्प मी विद दिस। आप मुझे विलिंगनेस दीजिए, इच्छुकता दीजिए कि मैं छोड़ूं। करिए, देखिए शायद वहां से फर्क शुरू हो आपका। और एज फार एज योर सुपीरियर्स आर कंसर्न, भाई ये तो मुझे नहीं पता कि आपको हाँ कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं जब अर्ली रिकवरी में थी तो मैं जहां पर शराब चल रही थी वहां मैं बहाना मार के, देखिए झूठ तो मुझे बोलना आता है। मैं जब पी रही थी तो मैंने करोड़ों झूठ बोले हैं, आज भी कभी कभी झूठ बोल देती हूँ, मैं कोई भगवान तो बनी नहीं हूँ, तो झूठ बोलना तो मुझे आता है। अगर मुझे वाकई मन नहीं है किसी के साथ बैठने का और सोबर रहने का तो वहां मैं झूठ भी तो बोल सकती हूँ। तबीयत खराब है, घर में बुला लिया, 10 बहाने हैं, है ना। शराब पीने के लिए मैंने इतना झूठ बोला, तो भाई सोबर रहने के लिए क्यों नहीं कर सकते? इट्स एज सिंपल एज दैट। ये तो कोई ढंग के काम के लिए कर रहे हैं, पहले तो ऐसे ही बेफिजूल में हम लोग झूठ बोलते जा रहे थे, मैं तो बोलती ही थी। सो इच्छुकता के लिए, बट आई हैव टू प्रे फॉर विलिंगनेस। थैंक यू।
राइट राइट। इट्स जस्ट दैट कि मेरा वो जो कनिंग बैफलिंग एंड पावरफुल ब्रेन है वो शायद कहीं ना कहीं मुझे ये बताता है कि ऐसा बोलेगा तो बहुत बुरा मान जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट एक्चुअली शायद मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होने वाला नहीं होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर ओपनली खुल के एकदम बच्चों की तरह किसी को बता दिया जाए कि भाई मेरा ऐसा प्रॉब्लम है और मैं पीना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो अधिकतर लोग उसको पॉजिटिवली लेते हैं। दिस इज माई एक्सपीरियंस। वेरी वेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अमिताभ भाई प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिताभ है और मैं एक शराबी हूँ। मोनिका जी, मैं 5 साल पहले जमाने में इसमें आया था और तब से मैं थोड़ा इनआउट चल रहा हूँ। लेकिन मेरे साथ परेशानी ये होती है कि मैं जैसे ही थोड़ा दिन के लिए सोबर होता हूँ, जैसे मैं कल, मुझे सिर्फ 7 दिन हुए हैं और इन 2-3 दिन के अंदर ही लेकिन मुझे ये लगने लगता है कि सब कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ, मैं मैनेजेबल हूँ और सब कुछ जितना ये मिसमैनेजबिलिटी हो गई है तो सब ये ठीक हो जाए और सब व्यवस्थित हो जाए। और जबकि मैं ये जानता हूँ कि मुझे मोर एंड मोर की बीमारी है और मैं चाहता हूँ कि इंस्टेंट हो जाए, जो कि नहीं हो सकता। और मतलब इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये ऐसा क्यों रखा है, वो ऐसा क्यों रखा है। और अपनी तो ठीक वार्डरोब ठीक है, वाइफ तक की वार्डरोब ये ऐसी कैसी रखी हुई है। और ये किचन में जिससे मेरा कोई छुड़काव नहीं रहता है ज्यादा, मैं कि ये यहाँ क्यों रखा है, वो वहाँ क्यों रखा है, और सारा कुछ जल्दी सब मैनेज हो जाए। और फिर सारी टेंशन आने लगती है, एनआईडी फैक्टर चालू हो जाता है कि उससे पैसे लेना है, उसको देना है, वहाँ की लायबिलिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। और जबकि मुझे बताया गया है, सिखाया गया है, मैं समझता हूँ कि ये धीरे धीरे होगा, लेकिन मैं बहुत जल्दी दूसरों की गलतियां ज्यादा वो देखता हूँ कि कैसे भी करके ये इन्होंने ऐसा क्यों रख दिया, उन्होंने वैसा क्यों रखा। इनफैक्ट फिजिकल मीटिंग में जाता हूँ तो चेयर आगे पीछे क्यों है, राउंड सर्कल क्यों नहीं है, वगैरह वगैरह। और फिर उसी सब चीजों को देख के मैं इरिटेट भी होता रहता हूँ। ये हमेशा मतलब मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ में ये सोच आई जाती है। ओके ओके, राइट राइट। और सवाल क्या है कि सोच नहीं आनी चाहिए? जी अमिताभ भाई। जी जी, हाँ हो गया। मतलब इन सब के पीछे क्वेश्चन क्या है आपका? इन सब के पीछे क्वेश्चन ये है कि जैसे ही मैं थोड़े दिन के लिए सोबर होता हूँ, जैसे ही थोड़े दिन होते हैं मुझे सोबरिटी को, तो मुझे लगता है कि सब चीजें बिल्कुल मैनेज हो जाए। और ये जो मिसमैनेजेबिलिटी हो गई थी ये बिल्कुल प्रॉपर सब हो जाए। मतलब अमिताभ भाई आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ ये बार बार क्यों होता है? ये सब चीजें व्यवस्थित हो जाए। और ये जैसे ही मुझे लगता है कि जो ये मिसमैनेजेबिलिटी हो गई थी, अस्त व्यस्तता हो गई थी, ये सब तुरंत में सब कुछ सेट हो जाए। अमिताभ जी, एक चीज मैंने जो सीखी कि जिन लोगों को, जब मैं सोबर हुई थी तो मुझे लगता था कि भाई डिसिप्लिन से घर नहीं चल रहा है, कभी कुछ कभी कोई प्रॉब्लम। प्लम्बर आया था तो लास्ट टाइम 3 नल क्यों नहीं ठीक करवाया, एक ही क्यों ठीक करवाया। मैं ये भूल जाती हूँ कि जिन लोगों को मैं कह रही हूँ कि ये लोग, इन लोगों की वजह से मैं अस्त व्यस्त हो रही हूँ, उनका जीवन बिल्कुल ठीक से चल रहा है। प्रॉब्लम में मैं हूँ, गर्दिश में मैं थी, है ना। और ये सब देखिए, विवेक ने एक बहुत अच्छी बात कही, चतुर चालाक मायावी, ये मेरा कनिंग बैफलिंग पावरफुल माइंड है, ये शराब पीने का प्लान है। एक यहाँ दिल्ली में ओल्ड टाइमर थे, वो कहते थे, अब खत्म हो गए बेचारे, बहुत तगड़े ओल्ड टाइमर थे, वो कहते थे मैंने सोचा मुझे लगा। शराबी उसी में जीता रहता है, मैंने सोचा मुझे लगा, मैंने सोचा मुझे लगा। वो हकीकत है या नहीं उससे उसको कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आप सोबर हो रहे हैं तो आप सोबर अपने लिए हो रहे हैं, आप पुलिसमैनी करने के लिए थोड़ी ना हो रहे हैं, है ना। और अगर आपको ये पता है कि ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो आप किसी मेंबर को पकड़ करके उनसे डिस्कस करिए ये, और उनसे कहिए भाई मुझे ऐसा लग रहा है आज की तारीख में ऐसा। जब वो हो रहा है, पिक अप दैट फोन एंड स्पीक टू समवन कि मैं क्या करूं, वो आपको वहां से निकाल के ले जाएंगे आगे। तो उस टाइम, और वैसे भी इसी रिलैप्स का एक बहुत, रिलैप्स तो होता है खतरनाक, लेकिन रिलैप्स का एक
सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि मुझे लगता है कि मैं वापस आ सकती हूँ ए में और मैं फिर दोबारा सोबर हो सकती हूँ, लेकिन मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं जो वापस नहीं आ पाए, क्योंकि मैं इतना पी लूंगी फिर कि फिर वो मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और फिर सोचती है शराब, और शराब अपने आप को नहीं मारेगी, वो कहेगी सब ठीक चल रहा है, पी लो थोड़ा और। रिलैप्स इसीलिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इट टेल्स मी, मोनिका, यू कैन गो बैक एंड गेट सोबर अगेन, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। तो अगर रिलैप्स हो रहा है बार बार, तो उसमें मुझे देखना पड़ता है कि भाई मैं कहाँ, मेरी कमी क्या है। पढ़ लिख के हम लोग सोबर नहीं हुए हैं। मैं बिग बुक का आपको कोट एंड वर्ड्स एंड पेज नंबर बता दूं, 17 साल से मैं रोज पढ़ रही हूँ, लेकिन वो पढ़ के नहीं हुई हूँ मैं सोबर। मैं मीटिंग आके भी नहीं सोबर हुई हूँ। ये सब हिस्से हैं मेरी रिकवरी के। प्रोग्राम तो एक्शन का है, पढ़ के किया क्या, सुन के किया क्या, स्पॉन्सर ने कुछ कहा किया कि नहीं, करने का है ये, है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सबसे पहली बात तो अगर आप रिलैप्स हैं, अगर हो रहा है बार बार, तो आप देखिए कि आप कौन सी ऐसी चीज है, क्या आप ए में आके ये समझ रहे हैं, आप मतलब कोई भी, मैं आपको पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ, क्या मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं एक ही मीटिंग में आके बैठ के सोबर हो जाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ दिन बाद जहां मेरी सेहत वापस आएगी, मेरा दिमाग चलने लगेगा और मैं वापस जाना चाहूंगी कि भाई ये तो ऐसी बात कर रहे हैं, अब चलो आगे और भी तो काम करना है, सिर्फ यहाँ थोड़ी ना बैठे। तो आई हैव टू टेक रिकवरी वेरी सीरियसली। इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये जिंदगी मौत का सवाल है। ए में आके सिर्फ दूसरे लोग नहीं मरते हैं, लाइक आई सेड, मेरा भी डेथ वारंट कट चुका है। अब मैं कितनी सावधान हूँ ये मुझ पे है ना। तो आप देखिए, सबसे पहले तो जब आपको तकलीफ है तो आप तुरंत तब के तब कॉल करके मेंबर से बात करिए। टेक द हेल्प ऑफ पीपल हु आर अराउंड यू, दे विल गाइड यू आउट ऑफ दिस। गुड ऑर्डरली डायरेक्शन फॉलो करिए। ये बात मानने का प्रोग्राम है। थैंक यू। थैंक यू। मोनिका ये मुझे 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गए। एक्चुअली मैं रिलैक्स इसलिए नहीं होता कि ये मिसमैनेजेबिलिटी क्यों हो रही है, लेकिन जो मैडम ने बात बोली कि मुझको लगता है कि मैं ए का हाथ पकड़ के फिर रिकवर हो जाऊंगा, मतलब रिकवर हो जाऊंगा। और दूसरा जो मिसमैनेजेबिलिटी वाली जो कारपेंटर का एग्जांपल दिया, वो आज सुबह मेरे साथ इलेक्ट्रिशियन के साथ हुआ। थैंक यू। अमिताभ भाई, आपका और कोई क्वेश्चन नहीं है ना? जी जी जी, ओके। ये दूसरे 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया मुझे। थैंक यू। हाँ, थैंक यू वेरी मच अमिताभ भाई, वेरी वेल सर। एक्चुअली ये मैंने भी कई लोगों के उससे ये सुना है, जैसे कई लोगों के लिए कहा जाता है कि रिहैब जाने की आदत हो जाती है, एक शर्म सी टूट जाती है और ये लग जाता है कि रिहैब वाले कैसे भी मार ठोक के जेल में बंद करके सोबर तो कर ही देंगे। मजा नहीं आता है, लेकिन एक सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है कि ये तो एक लास्ट रिजॉर्ट है ही सही। भले इसे ए वाले कह रहे हैं कि तू अब जिंदा भी आ पाएगा कि नहीं, लेकिन एक बार बार रिहैब जाने वाले को ये मालूम हो जाता है कि मैं आ जाऊंगा तो वो और भी ज्यादा हलवा हो जाता है। चलिए, थैंक यू अमिताभ भाई, थैंक्स अ लॉट। जी अमित भाई, आप कुछ अनाउंसमेंट लेना चाहते हैं तो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ। ओके, थैंक यू। मूविंग अहेड। एक सेकंड। या नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जितेंद्र भाई, मैंने आपको अनम्यूट का प्रॉम्प्ट दिया जी। थैंक यू विवेक जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अल्कोहलिक जितेंद्र। मेरा क्वेश्चन मोनिका जी से था। इट्स रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक, मैनेजेबिलिटी इन सोबराइटी। मैं ऑलमोस्ट 6 साल से सोबर हूँ, शराब से दूर हूँ, लेकिन प्रेजेंटली फेसिंग एब्सोल्युटली फाइनेंशियल एंड मैनेजेबिलिटी। और मैं इसको रिलेट करता हूँ, अभी इस मोनिका जी ने इसे 3rd स्टेप का जिक्र किया था, तो समहाउ मेरा 3rd स्टेप क्लियर नहीं है अभी भी। तो जो टर्निंग द व्हील गॉड की तरफ अपनी इच्छा को जोड़ना या मेरे जीवन को ईश्वर को सौंपना, वो मेरे से नहीं हो पाता है। तो मुझे ये लग रहा था कि यार अब एज हो गया है, मैं जो 30-32 साल का मैंने अल्कोहलिज्म में जो सब कुछ गंवाया था फाइनेंशियली, अब वो मेरा एज कोई जॉब का या बिजनेस का रहा नहीं था, तो मैं ट्रेड मार्केट में, शेयर मार्केट की ट्रेडिंग में ट्रैप्ड हो गया था। एंड टू अर्न दैट मनी, टू
वो रिकवर उसको करना या उस कमी को पूरा करने के लिए मैंने इजी मनी स्टार्ट किया था, और उसके कारण टोटल मेरा जो 5-6 इयर्स में जो सेविंग थी वो सब चले गया। तो जो मेरी जो वो थी ना नकारापन की भावना, उसको कवर अप करने के लिए मैं शायद अर्न करना चाह रहा था और वो उल्टा हो गया। ये फाइनेंशियल अनएबिलिटी को मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूँ? अनिता जी प्लीज इफ यू कैन पुट सम लाइट ऑन दिस। थैंक यू। आई कैन। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आई एम अ को ओनर ऑफ अ ट्रैवल कंपनी है, और कोविड में मामला ठप हो गया था। सबसे पहला खत्म जो हुआ था काम, वो हुआ था ट्रैवल का, और सबसे आखिरी में ट्रैवल चली शुरू। 2-2.5 साल 3 साल में हम लोग जहाँ मतलब ढंग से चलने वाली कंपनी थी, और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बात कर रही हूँ। मेरा बेटा इंग्लैंड में था, मैं उसको इंडिया से पैसा भेजती थी, क्योंकि उसकी भी नौकरी हाफ पेमेंट पे वो लोग भी पे कर रहे थे। जब तक ट्रैवल और ये सब खुला, मेरे अकाउंट में 500 रुपए बचे थे, और मैं कोई बहुत यंग नहीं हूँ, और मैं नौकरी अपने आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। तो बहुत परेशान हुई, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था अगला कहाँ से आएगा, कुछ बहुत धीरे धीरे ट्रैवल शुरू हो रही थी। तो मैंने आई कॉन्टेक्टेड एन ए मेंबर जो कि इन मामलों में बड़े दुरुस्त हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी चीज मुझे बताई। उन्होंने कहा अपनी तुम फाइनेंशियल इन्वेंट्री लो, एसेट्स, लाइबिलिटीज, और ये जो क्विक गेट रिच क्विक स्कीम है ना, ये शराबियों की बहुत पुरानी टेंडेंसी होती है। हम लोग सिर्फ पैसे के लिए नहीं, हम लोग बहुत सी चीजें बिना मेहनत किए पाने की कोशिश करते हैं, है ना। कि जब 2 दिन सोबर, 2 हफ्ते सोबर हुई, और मैं चाहती हूँ कि मेरे फैमिली वाले इज्जत करने लगे, बात सुनने लगे, सीरियसली लेने लगे मुझे हर चीज में जल्दी रहती है। देयर इज अ पार्ट ऑफ आर, पता नहीं मुझे कि आपने स्टेप 4-5 किया है कि नहीं। एक हम लोग का स्टेप 4 में एक कैरेक्टर डिफेक्ट है, ग्रीड का, लालच का, जल्दी, यू नो। तो ये तो अगर मुझे दिख रहा है, अगर मैं इन्वेंट्री लेती हूँ, इन्वेंट्री का मेन पर्पज इज कि एक तो ये होता है कि अगर कुछ इंसिडेंट हुआ तो उस पे मैं इन्वेंट्री लेती हूँ। एक मैं इन्वेंट्री लेती हूँ अपने आप पे, अपनी सोच पे, कि मुझे, अब मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम लोग ने क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज किए हैं 24-25 गुड़गांव में। उसमें जो कंपनी है, जिस कंपनी के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग के 10 मेंबर्स को खाना खिलाइए आप। वो हर मेंबर का खाना मुझे 400 रुपए अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं मना कर दूं, वो क्लाइंट शायद चला जाएगा, या तो मैं कर दूं, वो क्लाइंट मेरा बना रहेगा। तो मुझे सोच समझ के, ये जवाब देने से पहले, एक्शन में आने से पहले ही मुझे इन्वेंट्री करनी पड़ती है कभी कभी। तो इन दिस आई सजेस्ट कि आप जरा अपनी इन्वेंट्री करिए। तो आपका कहाँ है डर, फाइनेंशियल इनसिक्योर? ये करूंगी मैं तब जब मुझे डर लगेगा कि जो मेरे पास है वो चला ना जाए, और जो मुझे चाहिए वो मिले ना। तो कहाँ आपको लग रहा है कि आपका डर है? उस डर के लिए करते क्या है हम लोग अपना लेखा जोखा लेते हैं, एक्शन लेते हैं, थोड़ा पेशेंटली काम करते हैं, सलाह लेके काम करते हैं, अगर किसी फाइनेंशियल प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए उससे बात करते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। बट देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। इजियर सॉफ्टवेयर वे काम नहीं करता, नॉट इन रिकवरी। इसका मुझे ध्यान देना पड़ता है। अगर मैं करूंगी इस तरीके के काम, तो मेरे डर तो और भी बढ़ेंगे, चौगुने हो जाएंगे। सो यू हैव टू सी वेयर यू आर एट, है ना। आप हेल्प लीजिए, आप इन्वेंट्री अपनी करिए, उससे फर्क पड़ेगा। और मैं एक और चीज कहना चाह रही थी विवेक, इफ आई कैन जस्ट ऐड हियर। देखिए, ये जो हम लोग ये जो ए में करते हैं, ए इज नॉट एन इमरजेंसी रूम। ये यहाँ पर जब प्रॉब्लम आ जाती है, जब बढ़ जाती है, आइडिया ऑफ रिकवरी इज कि उसके पहले ही उसको रोक। इससे पहले कि मैं भड़क के आपको उल्टा सीधा सुनाने लगूं, मैं पहले ही रोक लूं मैं अपने आप। ये है रिकवरी। बाद में तो फिर हम लोग, हाँ, बाद में तो फिर हम लोग उसका रफूगिरी करते हैं। कभी कभी जब मैं भी गुस्सा हो जाती हूँ, मैं कुछ बोल देती हूँ, अपने बेटे को डांट देती हूँ, तब तो फिर अमेंड्स वाली बात कहानी शुरू हो जाती है
आइडिया इज उसके पहले ही रोको भैया, अपना देख लो डिस्टर्बेंस हो रहा है तो क्यों हो रहा है. वेन एवर डिस्टर्ब्ड आई स्टॉप, वेन एवर डिस्टर्ब्ड. आज मैं पिक्चर देखने गई थी धुरंधर, देखने लायक है भाई, जिसने नहीं देखी देख ले. और चलते चलते मैं गाड़ी से उतरी और माय पार्टनर वॉज विथ मी, और उसने पलट के मैंने कुछ सवाल पूछा, मैं बड़े तैश में जवाब दिया. आप सोच नहीं सकते हैं कि मेरा आई सॉ रेज जो होता है ना, मेरे दिमाग में रेज एकदम कि मतलब बोल क्या रहे हो, तमीज से बात करना. बिल्कुल पुराना एकदम मोनिका जग गई थी एकदम. आई स्टॉप राइट देन एंड देयर, आई हैड टू स्टॉप. मुझे 16-17 साल के बाद भी ये करना पड़ रहा है. अभी भी वही फीलिंग्स आती हैं कभी कभी एकदम कि बस मर्डर प्लानिंग शुरू होने लगती है. मर्डर तो मैंने बहुत प्लान किए हैं, यू नो. सो पहले ही रुको, पहले रुकिए. थैंक यू. राइट. बड़ा अच्छा इससे मुझे एक आइडेंटिफिकेशन मिला. ऑफन इट इज सेड इन द मीटिंग्स में अक्सर ये बताया जाता है कि ऑब्सेशन आपको आ गया दारू पीने का, उसके बाद तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे. किसी को फोन लगाना भी 99% काम नहीं आता है. तो आप ये करो कि ऑब्सेशन हल्का सा भी अगर आ रहा है कि अरे क्या लाइफ हो गई है यार, इससे तो वो दिन अच्छे थे जब मैं पीता था. पीने की इच्छा नहीं आ रही है, बट उसी समय किसी से हेल्प मांगो. क्योंकि ये भी तो है ना मोनिका जी, आपने जो रफू वाली बात की, हम लोग ऐसे होते हैं कि रफू लायक भी स्थिति नहीं छोड़ते हैं. ऐसा रिएक्शन आता है हमारा कि बिल्कुल तोड़ फोड़ बिल्कुल, और फिर बाद में पछताते हैं. और देखिए ये अल्कोहलिज्म का एक और है, आई सैबोटाज माई सेल्फ. मैं अच्छी खासी चलती मेन रोड NH24 में बढ़िया से मेरी गाड़ी चल रही है, मैंने स्टीयरिंग मोड़ ली और वो जाके झाड़ी में घुस गई. जबरदस्ती मैं अपने आप को लंगड़ी मार देती हूँ चलते चलते. इसी तो एक एडिक्शन टू ड्रामा रहता है हम लोग का कहीं ना कहीं, कि कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट, चाहे नेगेटिव एक्साइटमेंट क्यों ना, वो भी चलता रहता है. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. फूक फूक के चलना पड़ता है रिकवरी में, बाद में आदत बन जाती है फूक फूक के चलने की. थैंक यू. राइट. वेरी वंडरफुल. बहुत ही मजा आ रहा है आज के सेशन में. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू मोनिका जी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सौरभ भाई. हेलो सर, मेरा नाम सौरभ है. सर मेरे को अभी ये दूसरा दिन है मीटिंग, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, क्लियर आ रही है. मेरा दूसरा दिन है, तीसरा दिन है इस ग्रुप के साथ, दूसरा दिन है और वैसे तीसरा दिन है मेरे को मीटिंग से. और मैंने पहले भी कभी शराब नहीं पी, तो हफ्ते 2 हफ्ते के लिए नहीं पी, मगर मैंने दोबारा से पीनी इसलिए शुरू करी कि मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेरे को रात को नींद नहीं आती थी. उस डर से मैं सुबह उठ के फिर पी लेता था. तो अभी मेरे 2 दिन है नहीं कुछ करा, कुछ भी नहीं है, और मेरी इच्छा भी नहीं है, मगर मेरे को नींद नहीं आ रही. मैं उस डर से बैठा हुआ हूँ कि 10-11 बज गए हैं कि मेरे को सोना है, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं सोऊं कैसे. मेरे कोई हेल्प इस पे हो तो. मैं जवाब दूं? हाँ जी. सौरभ, पहली बात तो आपने बहुत बढ़िया काम किया कि आप AA आके बैठ रहे हैं और आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर. दैट इज ब्रिलियंट. शराब को हम लोग के शरीर से निकलने में 72 घंटे लगते हैं, 72 आवर्स अप्रोक्सीमेटली. लेकिन मेरे जो विथड्रॉल सिम्टम्स हैं, मैं आपको बताती हूँ क्या हो सकते हैं. उसमें से शायद सारे हों, शायद कुछ ही हों, ठीक है, और शायद मैं कुछ भूल भी रही हूँ. अल्कोहल विथड्रॉल सिम्टम्स: नींद ना आना, भूख ज्यादा लगना या कम लगना, पसीना एकदम से आता है या ठंडा लगने लगता है, एकदम से घबराहट होती है, रोना आता है, इरिटेशन होता है, डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन आती है कि यार सब कुछ तो बर्बाद हो गया, अब क्या फायदा ही क्या हुआ. अपने आप से एक हीन भावना आती है. कभी कभी लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग गलत हैं, और कभी कभी लगता है कि आप बिल्कुल आप ही ठीक हैं, मैं तो जिंदगी भर गलत था. ये सारी चीजें, इमोशनल अप डाउन सब चलेगा और कुछ दिन तक चलता है. नींद ना आना बहुत ही कॉमन चीज है. आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी पर्सन, ऑलमोस्ट सब नहीं, ऑलमोस्ट एवरी पर्सन इंक्लूडिंग मी हैड अ नींद ना आने की प्रॉब्लम शुरू में. मुझे बताया गया था नींद ना आने से कोई मरता नहीं है, लिवर साइरोसिस नहीं होता, हार्ट अटैक नहीं होता, ब्रेन ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, ब्रेन फ्रीज पैरालिटिक अटैक नहीं होता. शराब से जरूर हो जाएगा. अगर नींद नहीं आ रही है तो मत सोइए, नेटफ्लिक्स देखिए, प्राइम वीडियो है देखिए, गाना सुनिए, आराम से लेटिए,
सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पीजिए, चाय पीते हैं तो चाय पीजिए, है ना। नींद ना आने का ऑब्सेशन शराबी का शुरुआत में बहुत तगड़ा होता है, बट इट इज नॉट अ लाइफ एंड डेथ इशू। कुछ दिन में नींद आ जाएगी। शराब पी के हम लोग नशे में बेहोशी की हालत में होते थे, वो नींद नहीं कहलाती थी। अब आपकी बॉडी नॉर्मलाइज हो रही है, उसको कुछ टाइम दीजिए नॉर्मल होने में, गिव इट सम टाइम। खाना खाइए, किताब ले लीजिए, पिक्चर देखने लगिए, टीवी देखने लगिए, कोई बात नहीं, नींद आ जाएगी आपको 2-3 दिन में अपने आप। डोंट वरी। थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक्स अ लॉट सौरभ भाई। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जो भी आपके क्वेश्चन हो प्लीज डू नॉट हेजिटेट, आगे आइए, पूछिए। मोनिका जी, इन बिटवीन एक क्वेश्चन और आया है मेरे पास में कि जब कोई शराबी नया नया होता है, वी ऑफन स्पीक कि शराबी पिंक क्लाउड्स में आ जाता है, घर वालों को भी सिखाने लगता है, देखो ये गलत हो रहा है, वो हो रहा है, लोगों को, जैसे बिल डब्ल्यू साहब ने भी लिखा है कि वो स्पिरिचुअलिटी का पाठ पढ़ाने लगता है। क्या ये भी एक तरह से अनमैनेजेबिलिटी है? अहंकार भी तो है। देखो ये मैंने शराब नहीं पी, राइट? मैंने शराब नहीं पी। तुम लोग मुझे कहते थे मैं बेवकूफ हूँ, मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ। मैं जब आपको मुझे बड़ी मजेदार कहानी बताती हूँ। माय मदर वाज अ वंडरफुल लेडी, बड़ी वाइज लेडी थी, जिनको अल्कोहल से प्रॉब्लम थी, ठीक है, लेकिन वो मेरे जैसे दिग्गज नहीं बनी, वो पहले ही उनका थोड़ा ठीक होने लगा था। तो मैं जब एज आती थी तो मैं उनको रोज आके बताती थी, मम्मी ईश्वर वो हमारे लिए करेगा जो हम लोग नहीं कर पाए। तो मुझे बड़ी 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 आंखों से देखती थी कि लड़की पागल हो गई है ये जाके। फिर उन्होंने बाहर से, यहाँ पर एक अट्टा बाजार है वहां से एक चाणक्य नीति की किताब लाई वो, और वो कहती थी बेटे तुम रोज बैठो, मैं तुमको रोज एक चैप्टर चाणक्य नीति का समझाती हूँ, तुम बेवकूफी की बात करने लगी हो। तो ये बात करना बड़ी बड़ी, ये तो हम लोग की पुरानी आदत है भाई। हम लोग के परिवार वालों को हम लोग की बीमारी के बारे में नहीं समझना, हम लोग की रिकवरी के बारे में समझना नहीं है, उनको देखना है कि मैं कर क्या रही हूँ, वो देखना बहुत जरूरी है। एक्शन रिकवरी देखना जरूरी है। थैंक यू। और वो शायद से हमारे अच्छे बिहेवियर से या चेंज एटीट्यूड से अपने आप दिखेगा उनको, राइट? चेंज एटीट्यूड तो मेरा इनिशियल रिकवरी में सबसे बड़ा होता है अगर मैं मुंह बंद रखूं। सबसे कठिन काम है शराबी के लिए अपना मुंह बंद रखना। मुंह बंद रखो, जो हो रहा है होने दो, सब ठीक चल रहे हैं, प्रॉब्लम मेरी है, उनकी नहीं है। थैंक यू। राइट, थैंक्स अ लॉट। ओके, विशाल भाई जी। हेलो, मैं विशाल सराज, आवाज आ रही है? हाय विशाल भाई। हाँ, मैं न्यू पूछ रहा हूँ, तीसरे कदम पे ईश्वर का डायरेक्शन किस तरीके से मालूम करूँ? तीसरा कदम करने में वाली काफी प्रॉब्लम हो रही है। मैडम से पूछना चाह रहा था कि जिससे कुछ, मतलब ये कैसे पता चलेगा कि ईश्वर की इच्छा क्या है? जी, आपको पता ही नहीं चलेगा स्टेप 3 में ईश्वर की इच्छा क्या है। अगर मुझे तीसरे कदम में ईश्वर की इच्छा पता चल गई होती तो 4 से 12 कदम का मैं क्या करती फिर? पहला स्टेप, मैं शराबी, मेरा जीवन अस्त व्यस्त। दूसरा स्टेप, केम टू बिलीव, शायद कोई ऐसी शक्ति है जो मेरी सद्बुद्धि, दिमाग, जिंदगी वापस लौटा सके। मैं आपको रफ एक उसमें बता रही हूँ। तीसरा स्टेप कि मैं अपनी विल, अपनी जिंदगी, अपनी इच्छा शक्ति, अपने एक्शंस को भगवान को सौंपती हूँ। मुझे यही नहीं पता कि वो है क्या जो मैं सौंप रही हूँ भगवान को, है ना। बस मैं कर क्या रही हूँ, मैंने डिसीजन लिया है, मैंने ये डिसाइड किया है कि आज से मैं भगवान की इच्छा का पालन करूंगी। लेकिन मुझे इच्छा नहीं पता है। इच्छा मुझे पता चलती है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 स्टेप करने से, तब मुझे पता चलता है। स्टेप 3 में मैंने डिसीजन लिया। आप 11वें स्टेप को पढ़िए, उसमें वो कहता है सॉर्ट थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन। तो 11वें कदम में आके मुझे कुछ कुछ समझ में आता है कि भगवान मुझसे असल में चाहता क्या है। जब मैं अपने अंदर देखती हूँ झांक के, जब मैं अपने लेखा जोखा लेती हूँ कि मेरी लायबिलिटीज क्या हैं, उसके बाद मैं डिस्कस करती हूँ किसी से। उसके बाद 6ठे और 7वें कदम में मैं भगवान से मदद मांग के अपने चारित्रिक दोष के खिलाफ काम करने शुरू करती हूँ। काम कैसे करते हैं? गुस्सा आए तो मुंह बंद रखो, लालच आए तो एक बार अपनी मैं देख लेती हूँ मेरे पास क्या क्या है और क्या मैं और बटोरने के चक्कर में लगी हुई हूँ। सेल्फ राइचियसनेस आती है, सेल्फिश, उसके खिलाफ मैं काम करती हूँ। तब जाके मुझे पता चलता है कि क्या है भगवान की इच्छा मेरे लिए।
स्टेप 3 इतना, अगर सिर्फ तीसरे कदम में समझ में आ जाता तो हम लोग का पूरा प्रोग्राम 1 2 3 का ही होता, उसके बाद के कदम ही ना लिखे गए राइट। होते, है ना। क्वेश्चन में आई थिंक मोनिका जी इस बात पर फोकस ज्यादा है इनका, एज फार एज आई जो मैंने समझा कि तीसरे कदम में जो भी कहा गया तब से लेकर जो आपने कहा कि भाई 11 12 स्टेप में जाके समझ में आता है, इन बिटवीन क्या किया जाए, कैसे ये समझा जाए लाइफ के छोटे छोटे फैसलों में। जी आप स्टेप 3 में जब आए, अगर आपने 1 2 3 पे आप आए हैं, आपको जहां भी दुविधा लग रही है आप उठा के अपने स्पॉन्सर से बात करिए। सबसे सीधी सी बात है ये। हम लोग अकेले अकेले सोबर नहीं हो पाते, अकेले अकेले भगवान की मर्जी जानना बहुत मुश्किल है। और स्टेप 3 के बाद अगर आप बिग बुक पढ़ें तो एक बार मैं जब डिसाइड कर लेती हूँ कि भगवान मैं तुम्हारी इच्छा पे अब चलना चाहती हूँ, इमीडिएटली हम लोग स्टेप 4 पे आते हैं। फिर इमीडिएटली हम लोग ये देखते हैं कि भाई ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसने भगवान को ब्लॉक करके रखा है मेरी जिंदगी से। मैंने रोड ब्लॉक लगा दिया मैंने, है ना। आप समझ रहे हैं कि देखिए अगर मैं बदलना चाहती हूँ तो मुझे ये भी तो देखना है कि मैं क्या बदलूं। जब वही नहीं समझ में आ रहा है तो क्या बदलना फिर, तो मतलब तब तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। मतलब ऐसा हो गया मोनिका जी कि इस लेवल पे मुझे क्या बदलना है और बदल के करना क्या है। क्या ये टेम्परेली मुझे स्पॉन्सर से पता पड़ेगा और मुझे उसको मानना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम विवेक, पूरे के पूरे 12 कदम करने के बाद भी ये बात मानने का प्रोग्राम है। और मेरे जैसा अल्लड़ शराबी बात किसी की मानना नहीं चाहता। मैंने अपने माँ बाप, प्रिंसिपल, स्कूल, किसकी सुनी मैंने आज तक। मैं बात ही नहीं मानना चाहती हूँ। किंतु परंतु लेकिन फिर तब क्या होगा कैसे होगा मैं उसी में फंस जाती हूँ, है ना। तो स्टेप 3 आपको अर्ली रिकवरी में 90% आपको मैंने जो किया, मुझे अपने स्पॉन्सर की रिकवरी पे वो मुझे बताते थे कि ये करो। जहां जहां मैं फंसती थी, ये छोटी छोटी बातों में तो फंसता नहीं है इंसान, छोटी छोटी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं। लेकिन बड़ी बातें, बच्चे का स्कूल बदलना था, मुझे गुस्सा आता था उससे, क्या करूं, उसको डिसिप्लिन करना है बेटे को, कहां तक मैं डांट सकती हूँ, मैं मार सकती हूँ उसको, क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं पूछती थी, मुझे तो माँ बनना इन लोगों ने सिखाया कि भाई मदर का क्या रोल होता है ना। तो पिगी बैक तो करना पड़ता है, किसी और की रिकवरी को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना पड़ता है। फिर मेरे रिकवरी के पैर खड़े होने शुरू होते हैं, फिर मेरे पैर उठते हैं रिकवरी के। थैंक यू। वेरी वेल सेड मोनिका, क्या बात। थैंक यू। अमित भाई 10:59 ऑलरेडी हो गया है। तो मोनिका जी वुड यू बी एबल टू स्टे विद अस टिल 11:15? तो हम लोग क्लोजिंग लेने के। अरे वाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो अमित भाई फिर आप क्लोजिंग ले लो और गौरव भाई आप बने रहो यार, है ना। तो ये क्लोजिंग वाला काम स्टार्ट कर दीजिए। हाँ थैंक्स अ लॉट अमित भाई, थैंक यू। चलिए तो सेशन को रिज्यूम करते हैं। गौरव भाई प्लीज क्वेश्चन लीजिए अपना। गौरव शराबी, मेरा वो सारी मेरा क्वेश्चन था कि काफी समय हो गया है ये ना, मेरे अनजाने डर बहुत चलते हैं, जैसे कि वाइफ, बच्चों के प्रति, वाइफ के प्रति, है ना, कि मर जाएगा समय से पहले, जैसे वो जा रहे हैं तो बस पलट जाएगी, बस में आ रहे हैं, मैं रोड पे जा रहा हूँ तो पीछे से कोई गाड़ी आएगी, चक्कर मार देगी, उड़ा देगी। तो ये ज्यादा ना, मैं घर भी चला जाता हूँ काम से, तो घर पे जाके भी सोचता रहता हूँ, महसूस करता रहता हूँ, है ना। तो फोन स्विच ऑफ कर दिया तो फोन ऑन करा, किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी का मरने का मैसेज तो नहीं आया। तो ये चीजें अनजाने डर ना बहुत ज्यादा चल रहे हैं काफी दिन से मेरे अंदर। ओके जी गौरव जी, मेरा इसका सिर्फ एक मैं आपको अपना एक्सपीरियंस एक बताती हूँ। मेरा बेटा जब इंग्लैंड में था, मेरा बेटा भी AA मेंबर है, 6 महीने सोबर हो गए हैं उसको। वो हफ्ता 10 दिन के लिए गायब हो गया लड़का, किसी को पता ही नहीं चला कि वो है कहाँ, और मुझे भी नहीं पता था कि वो है भी नहीं है, क्या हुआ है। मैंने पुलिस में उसकी गुमशुदा मोनिका जी आपकी आवाज नहीं आ रही है।
हाँ अमित भाई, आपको भी नहीं आ रही है आवाज? वैसे ही नेगेटिविटी में जाती है। लेकिन प्रार्थना मैंने करना शुरू की, प्रेयर लाइफ मैंने बढ़ाई अपनी। मोनिका जी एक सेकंड, मैं रोकता हूँ आपको, बीच में आपकी आवाज चली गई थी। अच्छा। तो वहां से एक बार इसको रिपीट कर दीजिए जहां पर आपने ये कहा कि आपने पुलिस में रिपोर्ट की। जी। मैंने पुलिस में रिपोर्ट की और मुझे समझना है क्या करना है। अब मुझे पता भी है कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन सिर्फ जानने से तो डर जाता नहीं है कि मुझे डर लग रहा है तो अब अच्छा ठीक है मैं समझ गई हूँ तो अब नहीं डर लग रहा, ऐसे तो हुआ नहीं। तो मैंने अपनी प्रेयर लाइफ बढ़ाई, मैंने डट के प्रार्थना शुरू करी। और मैं तो ललकार भी देती थी भगवान को कि भाई अगर यहाँ तक लाए हो तो आगे बढ़ाओ। जो मुझे शराब की और मौत की दरिया से बचा के लाया है वो चुल्लू भर पानी में डुबाने तो लाया नहीं होगा मुझे। और मैंने डट के प्रार्थना की। तो मेरा इसका जवाब है डर का, कि फेथ बढ़ाना पड़ता है मुझे। मैं देखूं तो जरा पलट के कि कितनी चीजें मेरे साथ हो सकती थी जो नहीं हुई। कायदे से मुझे आज की तारीख में जिंदा बैठी हूँ, यही बहुत बड़ा चमत्कार है। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे टोटली बर्बाद या पागल या मरा हुआ होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो इतना जब हो गया तो अब जो डर है वो भी उसको मैं सौंपूं। पहले मैंने फेक इट टू मेक इट से शुरू किया था कि भाई ले, बिना जाने कि भगवान ले भी लेगा, हरण कर भी लेगा मेरे डर का कि नहीं। लेकिन करते करते 2, 4, 10 दिन, 15 दिन मैं थोड़ी शांत होने लगी कि ठीक है अब भगवान हेल्प मी, मेरा डर तुम लो, मुझे बताओ कि अगला कदम मुझे क्या लेना है बस। और ये प्रार्थना मैंने बढ़ाई और आप भी कोशिश करिए, प्रेयर लाइफ अपनी बढ़ाइए, प्रार्थना बढ़ाइए। प्रेयर तो मैं एक्चुअली सुबह और रात की जिसको करता हूँ, तो ये 2-2.5 साल से जैसे चल रहा है मेरे, क्योंकि रिकवरी टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है मैं शेयर भी कम करने लग गया। जैसे ग्रुप में जुड़ा हूँ तो मेरा ऐसा लगेगा यार तू शेयर नहीं कर सकता, तू कुछ बोल नहीं सकता, तू चुप सुनता। प्रेयर लाइफ बढ़ाइए आप। और दूसरी चीज गौरव, आप अपने अगर आपके स्पॉन्सर नहीं है तो स्पॉन्सर लीजिए। और अगर आप इन्वेंट्री लिखते हैं तो और डट के लिखिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों है ये, आप वो करिए। ये स्पिरिचुअल कंडीशन, आध्यात्मिक हम लोग का जो अंदर से चलता है ना, वो हिलावट में अक्सर आता है रिकवरी में, और उसमें फिर और डट के मेहनत करनी पड़ती है अपने रिकवरी पे। हर 3-4 साल में मुझे ऐसा लगता है, ये कॉल आया था, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। मैं तो बिल्कुल, मैं रिकवरी में हूँ भी कि नहीं, लेकिन उसके बाद मुझे डट के और मेहनत करनी पड़ती है। और मोर मीटिंग्स, मोर सर्विस, मोर लिटरेचर, मोर इन्वेंट्री, ये सब मुझे करना पड़ता है। वो आप भी कोशिश करिए, ये पक्का डर जाएगा, पक्की बात। डर का एंटीडोट है फेथ, और कुछ नहीं है। वेरी वेल सेड, देयर इज अ सॉल्यूशन गौरव भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, चित्रंजन भाई। दोस्तों मेरा नाम सीतारंजन है, मैं खराबी हूँ। मैडम मैं पहले रिहाब में 13 दिन के बाद 18-19 महीना सोबर था। फिर से 8 महीना मेरा तो उथल पुथल हो गया, पूरा बर्बाद हो, फिजिकली फाइनल कंडीशन। फिर से मैं बिना रिहाब गए 10 महीना होने वाला था, फिर से 3 दिन हो गया, स्लीप हो गया। लेकिन आज भगवान से कुछ ज्यादा नहीं किया। लेकिन जब मैं 10 महीना घर में बैठा था तो काम धंधा कुछ नहीं करता था, तो मुझको मेरे भाई के ऊपर ही घुन्नस आता था कि मैं अगर ये जगह होता तो मैं इससे बड़ा आदमी हूँ। लेकिन वो मैं उसके 10 महीना हो गया उसके ऊपर ही क्रोध मैंने खुन्नस कर रहा था कि ये मुझे नहीं पूछ रहा है, मुझे नहीं दे रहा है, मैं बड़ा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा है। लेकिन आज जब मैं सुबह उठा तो मैं अपने भाई को पहले मैंने बोला क्या किया, मैंने 10 महीना हो गया सुबह था मैं, वो मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, मेरे बेटे का, मेरा वाइफ का। तो मेरा भाई बड़ा हो गया तो मैं और वो अपने बीबी को बेटे को प्यार करता, तो मुझ पर खुन्नस आ जाता है कि आपने भाई को नहीं देखता है, आपने शाला को दुकान में रखा है, आपने सड़ू को दुकान में रखा है। ये सब आते आते 10 महीना के बाद जब बम था मेरे दिमाग में, खुन्नस, वो बर्बाद कर दिया मेरा 10 महीना। सुबह उठ के बहुत रो रहा हूँ,
और उसका क्या सोल्यूशन है ये मेरे दिमाग से कैसा जाएगा कि मुझे उसको देख के मतलब आज तो रियलाइज हुआ कि मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, मैं उसके ऊपर खुन्नस क्यों रख मैं रिजेंटमेंट रख रहा हूँ। इसको मुझे कंटिन्यू करना है और मुझे सोबर भी रहना है और मुझे जिंदा भी रहना है। तो इतना क्वेश्चन का आंसर मैडम थोड़ा चितरंजन जी, हम लोग के पास आपके सवाल का एक ही जवाब है, मेरे पास तो एक ही है। आप जब सोबर हैं, आप सबसे पहले एक मीटिंग पकड़िए जहां आप रोज मौजूद हो, टाइम से पहले पहुंचे और मीटिंग के एंड तक रहें। आप एक दो मेंबर्स को ऐसा पकड़िए जिनसे आप अपनी दिल की बात रोज कर पाए, और आप एक फिर स्पॉन्सर पकड़िए और आप एक करिए प्रोग्राम। क्योंकि सिर्फ अगर मैं डॉन हूं और मैं खूब ढेर सारी शराब पीती हूँ, मैं डॉन हूं और मैं शराबी डॉन हूं, और अगर मैंने शराब पीना बंद कर दी तो मैं फिर भी डॉन ही रहूंगी। वो मुझे डॉनगिरी से भी हटना पड़ता है। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। हाँ, तो सिर्फ शराब पीना बंद करना इज नॉट द आंसर। आंसर पूरा, अगर आप आए हैं यहाँ तक तो आप पूरा का पूरा ये करिए, पूरा ये पकड़िए, आधा ये मत पकड़िए। आधा अधूरे प्रयासों से हमें कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, यू नो। तो अंदर से जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक ये प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी। और अंदर से बदलाव का हम लोग के पास एक ही सोल्यूशन है, प्रोग्राम ऑफ रिकवरी, जो कि स्पॉन्सर के हेल्प से होता है। वो आप करिए, वहां से आपकी कहानी जर्नी शुरू होगी रिकवरी की। सोब्राइटी इज नॉट इनफ, सोब्राइटी भंग हो जाती है, रिकवरी में आइए आप। ट्राई दैट। थैंक यू। ये तो बहुत ही अच्छे कोट के साथ ऑलमोस्ट आपने मीटिंग को एंड अप किया कि सोब्राइटी भंग हो जाती है, कम इनटू रिकवरी। क्या बात है, वेरी वेल सेड। थैंक्स अ लॉट मोनिका जी, बहुत ही Thank अच्छा you. लगा आज का सेशन। रियली मतलब एक बड़े मेरे जैसे कॉम्प्लेक्स इंसान के लिए उसकी प्रॉब्लम का बड़ा सिंपल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बहुत सारे आपने दिए। जी अनिरुद्ध भाई प्लीज। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम अनिरुद्ध है और मेरा कोई सवाल नहीं है, ग्रेटिट्यूड है। मोनिका जी, एक तो आपने कहा था कि ये टाइम आपके लिए सूट नहीं करता, आप जल्दी सोने जाती हैं, फिर भी आपने समय निकाल के यहाँ, यही अपने आप हमारे लिए बड़ी बात है। बट जो आज का सेशन, पूरी कहानी बताओ, जो आज का सेशन हुआ है शानदार और यादगार तो है ही, लेकिन इसलिए कि आज इतनी सारी बातें आपने बताई हैं कि मैं सिर्फ ये सेशन सुन के उनको अपनाने की कोशिश करूं तो भी मेरी रिकवरी की क्वालिटी में बहुत फर्क आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा मेरा बस जाते जाते बस जी प्लीज। विवेक, अनिरुद्ध ने कहा कि आइए, तो मैंने पहले कहा कि नहीं मैं सो जाती हूँ। फिर मैंने कहा यार शराब पीने के लिए तो हम लोग 12-12, 1-1 बजे तक जगे थे, मीटिंग में मैं सो जा रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। राइट, मतलब जहाँ चाह वहाँ रहा। मेरा बस एक लास्ट क्वेश्चन है स्पीकर मैडम आपसे कि अनमैनेजेबिलिटी के ऊपर आपने इतना कुछ हमको बताया, अब आपको जल्दी सोने की आदत है और आप हो गई आज लेट, अब कल कहीं आपकी लाइफ में तो अनमैनेजेबिलिटी नहीं आ जाएगी। विवेक, अगर आएगी तो तुम सब लोग मेरे रिवेंटमेंट लिस्ट में होगे, फिर मैं उसका हल खुद ही अंदर ढूंढूंगी। बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, आई थिंक अमित भाई और कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो आई थिंक मीटिंग को आप हैंड अप कर